एक मॉडर्न लड़का जिसका नाम एक वोंग है, वो एक बच्चे के रूप में एक तू तिएन की दुनिया में आ गया। उसे नियति का बेटा तो कहा जाता था, पर उसके पास कोई जादुई ताकत नहीं थी, इसलिए किसी भी संप्रदाय सेक्ट ने उसे नहीं अपनाया। उसे धोखा दिया गया और सबने उसे नीचा दिखाया। अकुओंग अपनी किस्मत को एक साधारण नौकर के रूप में स्वीकार करने ही वाला था कि तभी एक आदमी उसके लिए खड़ा हुआ। उसने एक वोंग को अपनाया और उसे ऐसा बना दिया कि वो हजारों लोगों के ऊपर खड़ा हो सके। एक बार एक बड़े संप्रदाय लिन कीन की प्रतियोगिता हो रही थी। एक सराय में एक ग्राहक को बाहर निकाल दिया गया क्योंकि कोई कमरा खाली नहीं था। सराय की मालकिन ने बताया कि सिर्फ एक लग्जरी स्वीट बचा है, पर उसे पाने के कुछ खास नियम हैं। एक मोटा अमीर लड़का बिना सोचे समझे अपने लोगों को अंदर भेजने लगा। तभी लिन कीन संप्रदाय के 2 लोग सराय की सुरक्षा के लिए आए। उन्होंने कहा कि जो भी नियमों को तोड़ेगा उसे वे 100 टुकड़ों में काट देंगे। चेतावनी देकर वे चले गए। भीड़ में से एक और अमीर लड़का मालकिन से स्वीट के नियम पूछता है। वो बताती है कि उसे एक खास सर्टिफिकेट चाहिए। पूरे शहर में वो सिर्फ एक ही है। उसे पाने के लिए एक टेस्ट पास करना होता है, जो शहर में घुसते ही शुरू हो गया था। ये सुनकर सब लोग उसे ढूंढने निकल पड़े, लेकिन तभी सुनहरे बालों वाला एक लड़का वो सर्टिफिकेट लेकर आ गया। मालकिन ने उसे देखा और उसे अंदर जाने के लिए बुलाया। सब हैरान रह गए और वहां से चले गए, सिवाय एक अमीर लड़के के। अगले दिन जब सब खा पी रहे थे, वही अमीर लड़का स्वीट में उस सुनहरे बालों वाले लड़के से मिलने आया। वो आदमी एक मास्टर जैसा लग रहा था, क्योंकि बारिश में भी उसे बाहर किसी के होने का पता चल गया। उस आदमी ने अपना नाम है वन फैम बताया और कहा कि वो वन थाई साम्राज्य से आया है और प्रतियोगिता में भाग लेने आया है। वन फैम ने अंदर वाले आदमी को वांगलू कहकर बुलाया। वांगलू ये सुनकर हैरान हो गया और बाहर आकर वैन फैम को देखने लगा। वैन फैम ने सीधा वांगलू से सर्टिफिकेट पाने का तरीका पूछा। ये सुनकर वांगलू ने एक शर्त रखी, अगर वैन फैम एक दिन के लिए उसका नौकर बन जाए तो वो उसे सब बता देगा। वैन फैम मान गया तो वांगलू का रवैया सतर्क से एकदम खुशमिजाज हो गया। उसने वैन फैम को अंदर बुलाया और चाय बिस्किट के साथ अपनी कहानी सुनाने लगा। वांगलू ने बताया कि जब वो पहली बार शहर में आया था तो एक बूढ़ा आदमी मदद मांग रहा था, पर किसी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। तभी वांगलू ने उसकी मदद की। उसने पूछा तो पता चला कि वो एक लड़की को पसंद करता था, पर कहने से शर्माता था। वांगलू ने इसमें भी उसकी मदद की और वो सफल हो गया। बूढ़ा आदमी इतना खुश हुआ कि उसने वांगलू को वो सर्टिफिकेट दे दिया। ये सुनकर वैन फैम को बहुत हैरानी हुई। जब वांगलू अपनी कहानी सुना रहा था और वैन फैम सदमे में था, दूसरी तरफ सराय की मालकिन किसी और के साथ एक शर्त लगा रही थी। वो आदमी कहता है कि वो इस बार नहीं हारेगा। शर्त ये थी कि मालकिन को एक दिन में 100 सफ़ेद मूली बेचनी होंगी। अगर वो जीतती है तो उसे इनाम मिलेगा, और अगर हारती है तो उसे लिन कीम संप्रदाय में वापस जाना होगा। मालकिन मान गई, पर उसे नहीं पता था कि वो आदमी उससे एक मूली 500 लिन ठच में बेचने को कहेगा। इस दाम पे कोई नहीं खरीदेगा। वह परेशान थी कि तभी वांगलू आया और पूछा कि क्या उसे मदद चाहिए। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, कोई उसे धक्का दे देता है। ये वांग ट्रंग है जो वांगलू का नौकर है। वांग ट्रंग रोते हुए अपने मालिक को बताता है कि उनका सामान और पैसे सब चोरी हो गए हैं। अपने नौकर को घबराया हुआ देखकर वांगलू मालकिन से पूछता है कि अगर वो उसे सारी मूली बेचने में मदद करे तो क्या वो उसे प्रतियोगिता खत्म होने तक मुफ्त रहने और खाने देगी। मालकिन मान गई। इसके बाद उन बेकार सी दिखने वाली मूली को वांग ट्रंग ने ऐसे पेश किया जैसे वे कोई जादुई दवा हो। उसने कहा कि सिर्फ 999 लीन थाच की कीमत पर ग्राहक इसे खाकर सैकड़ों साल तक जी सकते हैं। सब लोग बहुत उत्साहित हो गए, लेकिन 999 लीन थाच की कीमत उन्हें थोड़ा सोचने पर मजबूर कर रही थी। तभी भाई साहब मैदान में आते हैं। वो जोर से चिल्लाते हैं कि वो सब खरीदना चाहते हैं। वैन फैम, जो मूली का मास्क पहनकर खड़ा था, कहता है कि हर कोई सिर्फ 3 मूली ही खरीद सकता है। सर्टिफिकेट रखने वाले अकेले आदमी के तौर पर अपनी इज्जत का फायदा उठाकर भाई साहब मूली के फायदे और बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। उन्होंने कहा कि ये चीज़ किसी जादुई गोली से कम नहीं है। ये लोगों को उनकी जादुई ताकत स्पिरिचुअल रूट साफ करने में मदद करती है, जो लिन कीम संप्रदाय सिर्फ उन्हीं को अपनाता है जिनकी जादुई ताकत शुद्ध हो। ये सुनकर लोगों ने बिना पैसे की परवाह किए मूली खरीदने के लिए दौड़ लगा दी। कुछ ही देर में सारा स्टॉक खत्म हो गया। मालकिन ने उन दोनों को एक शानदार दावत दी और वांगलू को प्रतियोगिता शुरू होने तक 3 दिनों के लिए मुफ्त रहने दिया। उसने वांगलू को एक बैग भी दिया जिसमें एक सिक्का और एक चाबी थी। वांग ट्रंग को लगा कि ये मालकिन के कमरे की चाबी है ताकि उसका मालिक रात में वहां जा सके। हालांकि सिर्फ उस बच्चे ने ही ऐसा सोचा, वांगलू ने नहीं। उसी रात मालकिन किसी और से बात करती है और वे दोनों वांगलू की बहुत तारीफ करते हैं। 3 दिन बीत गए और वांगलू और वांग ट्रंग प्रतियोगिता के लिए निकल पड़े। सब लोग एक बड़े पुल के पास जमा हो गए। लिन कीम संप्रदाय के 2 लोग आए और प्रतियोगिता के नियम बताए। पहला नियम इस सुनहरे पुल को पार करना था। सब लोग पार करने लगे। वैन फैम वांगलू के साथ मिलकर एक टीम बना लेता है ताकि वे टेस्ट पास कर सकें। वे तीनों आगे बढ़ते रहे। वांग ट्रंग, जिसे अब मैं भ्रम से बचने के लिए त्यू चंग कहूंगा,
सामान ले जाते समय गलती से एक दूसरे उम्मीदवार से टकरा जाता है। उसने माफी मांगी, पर वो लड़का नहीं माना और उसे मारने की कोशिश करने लगा। वांगलू पीछे मुड़कर उसे रोकता है, क्योंकि वो भाई साहब की इज्जत जानता था, इसलिए वो लड़का भाग गया। वे आगे बढ़ते रहे। हालांकि त्यू चंग का पैसों का बैग गिर गया और किसी को मिल गया। जैसे जैसे वे अंदर जाते हैं, धुंध और घनी होती जाती है। कुछ उम्मीदवारों ने हार मान ली और वापस खेती करने का फैसला किया। जो लोग धुंध को पार कर गए, उनके सामने एक जादुई कंटेनर था। उस पर लेन देन जादुई लिखा था। एक आदमी ने उसे छूने की कोशिश की और उसे बिजली का झटका लगा। क्योंकि ये लेन देन था, इसलिए उन्होंने उसमें पैसे डालने की सोची। लेकिन वांगलू के पास एक शानदार आइडिया था। उसने उसमें मिट्टी और रेत डाल दी और हैरानी से वो सोने में बदल गई। उसने समझाया कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कंटेनर पर 5 तत्वों NG1 का नक्शा है। उसने एक लंबा चौड़ा लेक्चर दिया कि कैसे तत्व एक दूसरे को नष्ट करते हैं, और कुल मिलाकर ये कंटेनर 5 तत्वों को बदल देगा। उन्हें अगली परीक्षा के लिए उस कंटेनर से पानी चाहिए, पर दिक्कत ये थी कि अगर पानी चाहिए तो उन्हें सोना इस्तेमाल करना था। उनके पास सोना नहीं था। वांगलू ने फिर से उन्हें समझाया। उसने सबको पुल तोड़ने के लिए कहा ताकि उन्हें सोना मिल सके। ये सुनकर सब पुल तोड़ने में लग गए, पर वांगलू ने खुदाई नहीं की। उसने त्यू चंग को अपना खाने का डिब्बा कंटेनर में डालने को कहा और पानी अपने आप बाहर आने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछली रात जाने से पहले वांगलू ने वो खाने का डिब्बा मालकिन को वापस कर दिया था, पर उसने उसे रखने के लिए कहा था क्योंकि वो उसी से बना था। उसने उसे आने वाली परीक्षाओं को पास करने के लिए कुछ हिंट्स भी दिए थे। कहीं और परीक्षा को डिजाइन करने वाली औरत उम्मीदवारों को देख रही थी। वो आने वाली परीक्षाओं में वांगलू का प्रदर्शन देखने का इंतजार कर रही थी। पुल पर वापस कुछ लोग पानी हासिल करके आगे बढ़े, लेकिन एक आदमी ने जो काम नहीं करना चाहता था वो पूरा कंटेनर ही उठा ले गया। गलती से उससे वो कंटेनर गिर गया और पुल गायब हो गया, जिससे कई उम्मीदवार नीचे गिर गए। लिनकीन के 2 लोग तुरंत उन्हें बचाने नीचे गए। जो लोग नहीं गिरे वे पुल की रस्सियों से लटक कर आगे बढ़े। वांगलू का ग्रुप पहले ही पुल पार कर चुका था और वे पहाड़ पर चढ़ रहे थे। वे दूसरे टेस्ट पर पहुंचे। उनके सामने एक चट्टान थी जिस पर लिखा था कि जो भी ये पढ़ सकता है वो लिन कीएम संप्रदाय का चेला बनने के लायक है। वहां 2 रास्ते थे। दाएं वाला रास्ता चुनकर वे सीधे संप्रदाय के बाहरी चेले बन सकते थे। बाएं वाले रास्ते में एक खतरनाक चुनौती थी, जिसे पार करने पर वे मुख्य चेले बन जाते। बिना हिचकिचाए तीनों ने बाएं वाला रास्ता चुना। पहाड़ से गुजरने में उन्हें कुछ घंटे ही लगे और वे एक गांव के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा एक मशीन से खुलता था। कुछ सेकंड सोचने के बाद वांगलू ने पूरा पानी जो उसने पहले लिया था उस मशीन में डाल दिया। जैसे ही वो भर गया, दरवाजा खुल गया। अंदर बहुत सारी सुंदर लड़कियां थीं जिन्होंने उन तीनों का गुयेन हुआंग द्वीप में स्वागत किया। चूंकि वे पहले उम्मीदवार थे, उन्हें सम्मान दिया गया और शानदार दावत दी गई। थोड़ी देर बाद दूसरे लोग भी आ गए। हालांकि देर से आने के कारण उन्हें सिर्फ टोफू मिला। कुछ लोग गुस्सा हो गए और वांगलू से झगड़ने लगे, लेकिन वांगलू ने उनकी बात नहीं सुनी और एक आदमी से अपने लिए संतरे का जूस लाने को कहा। लाल बालों वाला लड़का गुस्सा होकर कहने लगा कि वो यू झोउ में शीये परिवार की 14वीं पीढ़ी का वंशज है। इस पर भाई साहब ने जवाब दिया, ओके, यू झोउ में शीये परिवार की 14वीं पीढ़ी के वंशज, मेरे लिए 1 गिलास संतरे का जूस लाओ। ये सुनकर वो और गुस्सा हो गया। तभी एक आदमी बीच बचाव करने आया। उसने अपना परिचय झो क्विन डामिंग देश के राजकुमार क्राउन प्रिंस के रूप में दिया। उसने वांगलू को उन तीनों के नाम भी बताए। बाईं से दाईं ओर वे शी, वांग और ली गोंगजी थे। हालांकि वे बड़े परिवारों से थे, वांगलू को वे बहुत कमजोर लगे। अपमानित महसूस कर वे तीनों राजकुमार अपनी तलवारें निकालकर वांगलू पर हमला करने लगे। लेकिन गांव के मुखिया विलेज चीफ आए और उन्होंने झगड़े को सुलझाया। उस रात वांगलू और वैनफाम एक साथ बैठकर अगली चुनौती पर बात करने लगे। वांगलू को गांव और प्रतियोगिता के बीच संबंध पर शक था, क्योंकि वे बड़े परिवारों से टकराने से नहीं डरते थे। अगले दिन वांगलू ने त्यू चंग को जासूसी के लिए भेजा, लेकिन त्यू चंग को झो क्विन ने जल्द ही पकड़ लिया। वांगलू और वैनफाम दूसरे रास्ते से सुराग ढूंढने गए। अचानक उन्हें दूर से झगड़ने की आवाज सुनाई दी। पता चला कि एक मोटा लड़का उन 3 राजकुमारों के ग्रुप में शामिल होना चाहता था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ज्यादा लोग होंगे तो पॉइंट भी बैठ जाएंगे। गुस्से में वे उस मोटे लड़के को मारने लगे। ये देखकर वांगलू ने गांव के मुखिया को बुलाया और तीनों राजकुमारों को संभालने को कहा। बचाए जाने पर मोटे लड़के ने उन दोनों का शुक्रिया अदा किया। उसने अपना परिचय वेन बाओ शांगलान देश के नेशनल मास्टर के बेटे के रूप में दिया। उसने वांगलू के ग्रुप में शामिल होने की कोशिश की, पर वांगलू ने मना कर दिया। ये सुनकर वो उदास होकर चला गया, लेकिन वांगलू हंसने लगा क्योंकि वो जानता था कि उसे उस लड़के का इस्तेमाल कैसे करना है। जब वेन बाओ गांव में पहुंचा तो एक आदमी ने उसे आवाज देकर रोका। ऊपर त्यू चंग ने झो किन को गांव वालों का दिल जीतने और यहां से निकलने के लिए जानकारी इकट्ठा करने की अपनी योजना बताई। झो किन हैरान था कि वांगलू ऐसी बातें सोच सकता है। त्यू चंग ने कहा कि उसके मालिक बचपन से ही अपनी उम्र के दूसरे लोगों से ज्यादा समझदार थे
और वो इस बात से बहुत प्रभावित था। अचानक ज़ोकिन ने ट्यू चंग से पूछा कि क्या वो कभी वांग लू से आगे निकलने की कोशिश नहीं करेगा। उसने कहा कि इस प्रतियोगिता में हर किसी के पास अमर बनने का मौका है और सब बराबर हैं। क्या ट्यू चंग सारी जिंदगी सिर्फ एक नौकर बनकर रहना चाहेगा? ये सुनकर ट्यू चंग सोचने लगा। जब तक वांग लू ने उसे नहीं बुलाया वो वहीं सोचता रहा। बाद में उन्होंने इकट्ठा की गई जानकारी को एक साथ जोड़ा। 1. गांव में लोग पैसे का इस्तेमाल नहीं करते, वे चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं। 2. गांव वाले सिर्फ वही काम करते हैं जिससे उन्हें फायदा हो। 3. अगर उन्हें यहां से निकलने के लिए जानकारी चाहिए तो उन्हें गांव वालों से दोस्ती करनी होगी। लेकिन वन फैम को लगा कि उनसे मिलना आसान नहीं होगा, इसलिए वांग लू ने वे बाओ के बारे में सोचा क्योंकि वो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता था। अगले दिन मोटा लड़का उनके पास आया और मदद मांगी। उसने बताया कि कल एक बूढ़ी औरत उससे मिली और कहा कि वो उसके बेटे जैसा लगता है। उसने उसे खाने और रात रुकने के लिए बुलाया। लेकिन अगले दिन वो बूढ़ी औरत गांव के मुखिया की पत्नी से झगड़ रही थी। वो उससे जीत नहीं पाई तो उसने सारा गुस्सा वे बाओ पर निकाला और वो ऐसा हो गया। वांग लू को इस बारे में पता था क्योंकि वेन बाओ की नकली मां मिसेस लियू ने पहली बार दावत में गांव के मुखिया से आंखें मिलाई थीं। इससे उनकी दोस्ती बढ़ सकती थी, इसलिए वैंग लू ने यह काम ले लिया। बस वेन बाओ की नकली मां मिसेस लियू और गांव के मुखिया की पत्नी के बीच की लड़ाई सुलझानी थी। इसके बाद वैन फैम ने मिसेस लियू का रुमाल गांव के मुखिया की पत्नी को दिया और उससे कहा कि वो इसे अपने पति को दे दे। अगर उनके बीच कुछ था तो वो आदमी बाहर आ जाएगा। कुछ ही देर में वो बाहर आ गया। हालांकि दूसरे उम्मीदवारों ने वन फैम को ये सब करते देख लिया था और उन्हें भी समझ आ गया कि उन्हें क्या करना है, इसलिए वे गांव वालों की मदद करने में जुट गए। लेकिन उन्हें अभी भी बहुत कम जानकारी मिली थी। कहीं और 2 लोग उम्मीदवारों को देख रहे थे। वह बूढ़ा आदमी भी वांग लू पर ध्यान दे रहा था। उसके साथ वाला आदमी बताता है कि वांग लू अपने परिवार का पहला सदस्य है जो अमरता की राह पर है। उसके माता पिता अमीर हैं और सराय की मालकिन सिलिंगर भी उसे बहुत मानती है। उन्हें वांग लू पर कड़ी नजर रखनी होगी। गांव में वापस आकर वन फैम ने जानकारी दी। उसने सुलह करा दी थी, लेकिन गांव का मुखिया मिसेस लियू से अलग नहीं होना चाहता था। कोई भी तरीका तीनों को राजी नहीं कर पाया, तो सिर्फ एक ही रास्ता था, माइनस तीनों में से किसी एक को हटाना। लेकिन वांग लू ने उन तरीकों को नजरअंदाज कर दिया और कहा कि उसके पास एक बेहतर योजना है। अगले दिन जब मिसेस लियू गांव के मुखिया की पत्नी से लड़ने जा रही थी तो वैन फैम वहां आया और उसे बहकाने लगा। कुछ ही प्यारी बातों से उसने उसे जवानी की याद दिला दी। इस तरह 2 दिनों के अंदर वैन फैम ने मिसेस लियू को नए प्यार की तलाश के लिए मना लिया और वे बाओ ने गांव के मुखिया और उनकी पत्नी के रिश्ते को फिर से मजबूत करने में मदद की। वैन फैम को गांव से निकलने की जानकारी भी मिल गई। उसने ये भी बताया कि गांव के मुखिया ने कहा था कि वांग लू का नौकर ट्यू चंग नाम में ट्रंग वफादारी होते हुए भी वफादार नहीं है। भविष्य में वो वांग लू का साथ छोड़ देगा। ये सुनकर भी वांग लू शांत रहा। इसके बाद वन फैम ने एक पैसों का थैला बाहर निकाला। ये वही थैला था जो वेन बाओ ने वांग लू को वापस किया था क्योंकि ट्यू चंग ने उसे पुल पर गिरा दिया था। वान फैम ने कहा कि वैसे भी ये चीज किसी नौकर को नहीं रखनी चाहिए। उसने कहा कि वे कल निकलेंगे और अंदर चला गया। वांग लू को सोचने के लिए अकेला छोड़ दिया। अगले दिन सिर्फ वैन फैम ही निकला। वांग लू वहीं रुक गया। अगले कुछ दिनों में वेन बाओ और मिसेस लियू के बीच का लगाव सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। ट्यू चंग भी गांव वालों का भरोसा जीतने के लिए वांग लू के कहे अनुसार काम कर रहा था। एक रात जब ट्यू चंग रिपोर्ट देने वापस आया, वांग लू ने उसे पहले ही गांव से निकलने की इजाजत दे दी क्योंकि उसे जानकारी मिल गई थी। ट्यू चंग ने अपने मालिक के साथ ही जाने की इच्छा जताई, लेकिन वांग लू ने कहा कि हर किसी की किस्मत उसी के हाथ में होती है। वांग लू ने उसे उसका पैसों का थैला भी वापस कर दिया। ये सुनकर ट्यू चंग ने अलविदा कहने से पहले आखिरी बार सिर झुकाया। जब वो चला गया तो वांग लू को थोड़ी मायूसी हुई। उसने कहा, तो एक पिता को ऐसा लगता है जब उनकी बेटी घर छोड़कर किसी लड़के के साथ भाग जाती है। लेकिन वांग लू ने अपनी खुद की योजना बना ली थी। 10 से 15 दिन पलक झपकते ही बीत गए। वैन फैम और ट्यू चंग के जाने के बाद कई और लोगों को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया, लेकिन कुछ लोग अभी भी गांव में फंसे हुए थे। खासकर उन 3 राजकुमारों में से वांग नाम का लड़का, जिसे मालकिन को पटा न पाने पर बाहर निकाल दिया गया था। वांग लू उसे चिढ़ाने गया और फिर चला गया, लेकिन वांग ने उसे मदद के लिए बुलाया। वांग लू ने उसकी विनती सुनी और देखा कि बाकी 2 ली और शी भी असफल होकर बाहर निकाले गए थे। वांग लू को इन बेकार लोगों की दुख भरी बातें सुनने का समय नहीं था। उसने उन्हें सिर्फ एक बात कही, 10 साल तक जानवर की तरह जीने से अच्छा एक दिन इंसान की तरह जीना है। वांग लू चलते हुए इस रास्ते को जल्दी से जीतने की योजना बना रहा था और अब वो काम शुरू कर रहा था। अगले कुछ दिनों तक भाई साहब ने काम करना शुरू कर दिया। उसने मिसेस हुआंग के लिए पानी ढोने का काम चुना। दूसरे उम्मीदवारों का मानना था कि वो सबसे साधारण महिला थीं और उनके पास कोई उपयोगी जानकारी नहीं थी, फिर भी वांग लू ने ये किया। मिसेस हुआंग के लिए पानी ढोने के बाद उन्होंने उसे धन्यवाद दिया और उसे अपने बेटे को, जो स्कूल में था, एक चिट्ठी देने को कहा।
वहां जब वांगलू ने उसके बेटे को चिट्ठी दी और वो उसे पढ़ रहा था तो उसने कुछ नोट कर लिया। जब लड़के ने ये देखा तो उसने कागज छीन लिया, लेकिन जब उसने वांगलू की लिखी हुई चीज पढ़ी तो वो दंग रह गया, क्योंकि उसने एक मुश्किल कविता पूरी कर दी थी। वो खुश होकर वांगलू का धन्यवाद करने लगा और उसे कुछ देना चाहा। ये देखकर वांगलू ने कहा कि उसे कुछ खास नहीं चाहिए, बस वो रुमाल दे दे जो लड़के के पास था। जब उसे वो मिल गया तो उसकी बदबू से दूसरे उम्मीदवार दूर भाग गए। वांगलू वो रुमाल ट्यू फोंग नाम की एक सुंदर लड़की के घर ले गया। वो इतनी सुंदर थी कि बहुत से लोग उसे देखकर दीवाने हो जाते थे। वांगलू ने उस लड़की को रुमाल सूंघने को दिया। हवा जैसे ही उसकी नाक में गई, ट्यू फोंग ने उस महक को पहचान लिया। ये उस लड़के की महक थी जिससे वो छिपकर प्यार करती थी। ट्यू फोंग ने धन्यवाद के तौर पर वांगलू को अपने बनाए हुए बाओ डंपलिंग्स दिए। उसके बाद वांगलू ने 3 राजकुमारों के सामने गांव वालों से लगातार चीजों का आदान प्रदान किया, और सिर्फ एक दिन में वांगलू ने 120 लोगों का दिल जीत लिया। उसने अपनी रिलेशनशिप हार्वेस्टिंग को गांव के मुखिया और उनकी पत्नी को एक सुंदर सिल्क का कपड़ा देकर खत्म किया। वे 3 राजकुमार ये सब देख रहे थे और सोच रहे थे कि वांगलू ये सब क्यों कर रहा है। क्या वो कोई छुपे हुए मिशन को पूरा कर रहा है? उन्होंने सोचा कि हर गांव वाले के पास सिर्फ एक मिशन होता है और उम्मीदवारों ने लगभग सभी पूरे कर लिए थे, तो फिर इतने सारे लोगों के साथ अच्छा रिश्ता क्यों बनाना। तभी वांगलू पानी ढो रहा था और उसने 3 राजकुमारों को जवाब दिया। उसने कहा कि उसने 120 लोगों का दिल सिर्फ एक आदमी को बाहर लाने के लिए जीता, और उसे सिर्फ उस एक आदमी का दिल जीतना था। वे तीनों दिमाग लगाने लगे कि कहीं वे किसी को भूल तो नहीं गए। मिसेस यांग के पेट में पल रहे बच्चे के अलावा उन्हें कोई और याद नहीं आया। उन्हें परेशान देखकर वांगलू ने मजाक में कहा कि हो सकता है गांव के बाड़े में सुअर भी उनसे ज्यादा होशियार हों। उनकी इज्जत पर चोट पहुंची और वे तीनों राजकुमार फिर से हमला करने लगे, लेकिन गांव का मुखिया फिर आया और नियम तोड़ने वालों पर हमला किया, और ये 121वां गांव वाला था। हालांकि इस आदमी ने कहा कि वांगलू अभी भी उसके साथ सौदा करने के लायक नहीं है, और वो चला गया। फिर भी 1 महीना गांव में रहने के बाद वांगलू ने जमकर काम किया। उसने कुछ बहुत ही मुश्किल छुपे हुए मिशन भी ढूंढ लिए और उन्हें पूरा किया। धीरे धीरे उसने हर गांव वाले का दिल पूरी तरह जीत लिया। जब उसे लगा कि उसने काफी कर लिया है तो वांगलू ने जानबूझकर मुसीबत मोल ली। वो उन 3 राजकुमारों के पास गया और उनकी 3 पीढ़ियों के पूर्वजों का मजाक उड़ाया। इससे वे पागल हो गए और वांगलू पर हमला करने लगे। गांव का मुखिया फिर से आया और उन्हें लात मारकर भगा दिया। वो आदमी भी गुस्सा था कि वांगलू उसे इस तरह से बार बार बुलाता था। आखिरकार उसने वांगलू को एक मिशन देने का फैसला किया। ये बहुत ही आसान था। उसे सिर्फ एक सोने का सिक्का चाहिए, बाहर का पैसा नहीं, बल्कि लिन कीम संप्रदाय का पैसा। ये तो बहुत आसान था क्योंकि लिन की ने उसे पहले ही एक सिक्का दिया था। लेकिन जब वो सिक्का देने वाला था तो वो रोने लगा और कहा कि वो इसे नहीं दे सकता क्योंकि ये उसकी प्यारी पत्नी ने उसे दिया है। ये सुनकर वो आदमी शर्मिंदा हो गया और उसने वांगलू को मार दिया। इसके बाद वांगलू गांव के मुखिया के पास गया और उनसे पैसे मांगे, लेकिन उन्होंने बताया कि पैसा ढूंढना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि गांव के लोग आत्मनिर्भर हैं और उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वांगलू ने कहा कि वो गांव में पैसे का चलन शुरू करेगा। मुखिया को मनाने के लिए उसने पैसे के फायदे गिनाए, जैसे कि चीजों का आसानी से लेन देन और गांव से निर्यात और आयात करना। लेकिन वांगलू की आधुनिक सोच गांव के मुखिया की परंपराओं पर भारी नहीं पड़ी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया और तुरंत वहां से चले गए। देखने वाली जगह पर वो रहस्यमयी औरत लिन एर ही थी जो वांगवू के साथ बैठी वांगलू को देख रही थी। वांगवू ने कहा कि वांगलू इतना स्मार्ट है कि उसके लिए सारे टेस्ट बहुत आसान हो गए हैं, इसलिए उसके लिए और मुश्किलें खड़ी करना जरूरी है। लिनर ने कहा कि उसने इस बारे में नहीं सोचा था, वो तो बस वांगलू को रोकने की कोशिश कर रही थी ताकि वो बहुत जल्दी खत्म ना कर दे। लिंगर अपनी बहन वांगवू पर नाराज थी कि वो इतनी लापरवाह थी और उन्हें जरूर मास्टर से डांट पड़ेगी। वांगवू ने कहा कि अपनी एल्डर की पोस्ट के साथ उसे किसी से डर नहीं लगता। जैसे ही उसने ये कहा, मास्टर उनके पीछे आ गए। उन्होंने वांगवू की इस महीने की सारी अलाउंस काट ली और चेतावनी दी कि वो टेस्ट में ज्यादा दखल न दे। वांगवू ने उन्हें चिढ़ाया और फिर चली गई। मास्टर ने वांगलू की मदद करने का सोचा, लेकिन जब उन्होंने उसके हाथ में सिक्का देखा तो उन्हें वो जाना पहचाना लगा। वांगलू अभी राजकुमार के पास ही था कि इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, लिनर उसे खींचकर ले गई। वांगलू ने साफ साफ कहा कि इस गांव में पैसों का लेन देन नहीं होता, या यूं कहें कि उन्हें पता ही नहीं कि मनी क्या होती है। और लिनर ही वो अकेली इंसान थी जिसे मनी के बारे में पता था, इसलिए वो उससे मनी का ट्रांजैक्शन करना चाहता था। वो उसकी स्मार्टनेस की तारीफ करती है। हालांकि उसे स्पिरिचुअल सोर्ड सेक्ट की मनी के बदले में कोई बहुत ही कीमती चीज चाहिए थी। वांगलू ये बात जानता था, लेकिन उसे यकीन था कि वो इस की से लिनर को देने के लिए कोई कीमती चीज ढूंढ लेगा। लेकिन वो की के बदले काम पूरा करने की पेशकश स्वीकार कर लेती है। फिर वो उसे गांव से बाहर ले जाती है। जब वो जगह पर पहुंचे तो लिनर ने उसे अलविदा कहा। इसके बाद वांगलू अपनी अगली परीक्षा की ओर चल पड़ा।
वांग वू ऊपर से उसकी प्रतिभा की तारीफ कर रही थी। उसने लिनर से पूछा कि वो की क्या थी। लिनर ने जवाब दिया कि ये फेट लॉक की थी, जिसमें उसकी सारी दौलत थी। उसने वांग लू पर दांव लगाया था और वो जीत गई थी। वांग वू को पता था कि लिनर बहुत अमीर है, तो उसने उससे कुछ पैसे उधार मांगे, लेकिन लिनर ने मना कर दिया। जब वांग लू आगे गया तो उसे एक बक्सा मिला जिसमें योग्य कैंडिडेट के लिए इनाम था। ये वो चीज थी जिसे वांग वू ने खुद चुना था। वो अपने बड़े भाई लियू शियान के साथ बैठी हुई थी। उसने अपने भाई को परीक्षा को डिजाइन करने के तरीकों के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन लियू शियान सिर्फ उन्हीं लोगों को चुनता था जो प्रतिभाशाली होते थे। उनके लिए परीक्षा पूरी करना जरूरी नहीं था। फिर एक और व्यक्ति उम्मीदवारों को देखने आया। वे तीसरी परीक्षा आइस पीक वैली देख रहे थे। यू फैन पहला व्यक्ति था जिसने गांव छोड़ा था, तो वो जरूर वहां पहुंच गया होगा। वांग वू ने उसे दूसरी श्रेणी का प्रतिभाशाली माना। उसका आध्यात्मिक मूल मुश्किल से तीसरी श्रेणी में आता था और वो 1 महीने से आइस पीक वैली में संघर्ष कर रहा था। उसने वांग वू द्वारा दी गई जादुई गुड़िया का भी इस्तेमाल किया, जिससे वो कई मॉन्स्टर्स और जालों से बच पाया। वो एक हाथी को घात लगाकर मारने वाला था, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। एक ही झटके में उसने यू फैन को दूर फेंक दिया। जब उसे एहसास हुआ कि वो उसे हरा नहीं पाएगा, तो उसने खाई में कूदकर पीछे हटना सही समझा। तभी वो शाओ जोंग से मिला। उसे अकेला देखकर वो समझ गया कि क्या हुआ होगा। उसने शाओ जोंग से उस मॉन्स्टर को हराने के लिए दूसरों के साथ मिलकर लड़ने की सलाह दी। फिर वे सब मिलकर 6 लोग हो गए। अगर वे अपने मिले हुए प्रॉप्स का इस्तेमाल करें तो वे उसे हरा सकते थे, लेकिन जब वे स्ट्रैटेजी बना रहे थे तो वो मॉन्स्टर विकसित हो गया। यहां तक कि लियू शान भी हैरान था। यह वांग वू का एक और करतब था। उसने एक बहुत ही ताकतवर मॉन्स्टर बनाया था, लेकिन फिर भी उसका मानना था कि एकता में ही ताकत है। उनका कहना था कि अगर वे मिलकर एक को भी हरा दें तो जीत जाएंगे, और अगर हार गए तो नई भर्ती कर लेंगे। उसके दोनों बड़े भाई इस तरीके को देखकर कुछ बोल ही नहीं पाए। तभी सबकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि वांगलू वहां पहुंच गया। उसने अपने फ्लाइंग क्लाउड बूट्स का इस्तेमाल किया था, तभी इतनी जल्दी आ पाया। फिर उसने एक और चीज निकाली जो राजकुमार के बिस्तर के नीचे मिली थी, माइनस मिस्टीरियस बोन स्वॉर्ड। वांगवू हैरान थी। उसे याद ही नहीं था कि उसने इतनी ऊंची चीज बिस्तर में छुपा रखी थी। उसे याद आया कि इनाम उम्मीदवारों के अंकों के हिसाब से दिया जाता था, और जाहिर है दोनों परीक्षाओं में वांगलू के सबसे ज्यादा अंक थे। लेकिन जो बात उसे और भी हैरान कर रही थी वो ये थी कि मिस्टीरियस बोन स्वॉर्ड का इस्तेमाल वो लोग नहीं कर सकते जिन्होंने अभी साधना शुरू न की हो। फिर भी वांगलू उसे पकड़ पा रहा था। तलवार में पूरी ताकत भरने के बाद वांगलू उस हाथी पर झपटा और घने बर्फीले तूफान के बीच आसमान में उड़ गया। वांगलू सीधे नीचे गिरा और एक ही वार में उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। उसके मरते ही आसपास का माहौल गायब हो गया और एक विशाल मैदान सामने आ गया। वांगलू को थोड़ा मायूस हुआ, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आया था और वो मॉन्स्टर मर चुका था। मिस्टीरियस बोन स्वॉर्ड भी उसके बाद टूट गई। तभी ऊपर से एक रोशनी आई और एक खूबसूरत महिला के रूप में वांगवू उड़कर नीचे उतरी। उसकी खूबसूरती के साथ साथ उसका अजीब स्वभाव भी था। वांगवू जोर जोर से रोने लगी क्योंकि उसकी तलवार टूट गई थी। उसे लगा कि अब उसे सजा मिलेगी, इसलिए उसने सारा इल्जाम लियू शियान पर डालने की सोची। फिर वो तुरंत वांगलू की तरफ मुड़ी और उसे जमकर लताड़ा, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ था। उसने अपने अंदर का सारा गुस्सा वांगलू पर निकाल दिया। उसकी आवाज सुनकर वांगलू को तुरंत समझ आ गया कि इस परीक्षा को उसी ने डिजाइन किया था। उसके बाद उसने वांगलू की तलाशी ली और उसकी जेब से एक सील मुहर निकाली। यही वजह थी कि वो बिना किसी आध्यात्मिक शक्ति के भी रहस्यमयी हड्डी तलवार का इस्तेमाल कर पा रहा था। ऐसा लगता है कि वांगलू के पास बहुत सारे अंक थे, तभी तो वो ये सब चीजें हासिल कर पाया था। उस सील को देखते ही वांगवू के मन में फिर से लालच आ गया। जिसके पास ये सील थी वो तो संप्रदाय के मुखिया जैसा हो जाता। हालांकि अभी तक संप्रदाय का असली मुखिया जिंदा था। वो भी संप्रदाय में थोड़ी ताकत हासिल करना चाहती थी। लेकिन तभी मुखिया प्रकट हो गए और उन्होंने वो सील वापस ले ली। वो बहुत गुस्से में थे, क्योंकि वांगवू ने न सिर्फ परीक्षा में धोखाधड़ी की थी, बल्कि अब वो खुद मुखिया भी बनना चाहती थी। और तो और उनके संप्रदाय को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। अब उसे 1 महीने की तनख्वाह काटने की सजा नहीं, बल्कि 20 साल की सजा मिलने वाली थी। वांगवू को लगा कि ये सरासर नाइंसाफी है, लेकिन जब मुखिया ने उसे आत्म साधना के लिए भेजने की धमकी दी तो वो वहां से भाग खड़ी हुई। इसके बाद मुखिया ने तुरंत सभी बड़े बुजुर्गों को बुलाया और इस बात पर चर्चा करने लगे कि आरोही अमर चार्ट का क्या किया जाए। फिर वे सब स्पिरिचुअल पीक पर इकट्ठा हुए। लियू जियान ने सबसे पहले उठकर वांगवू को डांटा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। हालांकि बाकी लोगों ने कहा कि अभी जिम्मेदारी तय करने का समय नहीं है, बल्कि ये सोचने का है कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए। आमतौर पर सिर्फ 2-3 लोग ही पास होकर संप्रदाय में शामिल होते थे, लेकिन इस बार 15 लोग पास हो गए थे और उनके पास इतने लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए साधन नहीं थे। लेकिन अगर अब वो इन लोगों को नहीं लेते तो उनके संप्रदाय की इज्जत पर आंच आ जाती। फिर मुखिया ने एक रास्ता सुझाया जो नियम के हिसाब से सही नहीं है, उन्हें बस बाहर कर दो।
उन्हें आपस में ही लड़ने दो और खुद ही बाहर हो जाने दो। सभी बड़े बुजुर्ग इस बात पर राजी हो गए और उन्होंने उन 15 लोगों को रहस्यमयी बादल हॉल में भेजने का फैसला किया। वहां जाते समय मुखिया और वांगवू नियति के पुत्र की बात कर रहे थे, जिसके बारे में मुखिया ने 20 साल पहले भविष्यवाणी की थी, और वो उन 15 लोगों में से ही एक था। बहुत पहले मुखिया ने भविष्यवाणी की थी कि एक बड़ी आपदा आने वाली है और शांति का ये समय सिर्फ 3 साल और बचा था। जब वो बच्चा बड़ा होगा तो वो अराजकता का दौर लाएगा। जैसे ही वांगवू वहां पहुंची, आसमान में उल्कापिंडों की बारिश होने लगी। उस रोशनी में किसी ने वांगवू को छुआ। मुखिया ने जब अपनी भविष्यवाणी फिर से देखी तो उन्हें पता चला कि किसी ने उनकी मदद की है और शांति के समय को लंबा कर दिया है, जिससे अराजकता देर से शुरू होगी। और उस छोटे से गांव में एक आत्मा समय और स्थान से गुजर कर आई थी। उस बच्चे के जन्म के बाद से ही अमरता की खेती का सुनहरा दौर धीरे धीरे वापस आने लगा था। अब वापस आते हैं जहां 15 उम्मीदवार बड़े बुजुर्गों के सामने खड़े थे। तभी ये घोषणा हुई कि अब एक और मुकाबला होगा ताकि योग्य उम्मीदवारों को शिष्य के रूप में चुना जा सके। हर एक उम्मीदवार को आगे आकर बड़े बुजुर्गों से अपनी जांच करवानी थी और फिर वे तय करते कि किसे चुना जाए। सिर्फ 3 अंदरूनी शिष्यों को ही लिया जाएगा। सबसे पहले झो क्विन आगे आया, फिर एक एक करके सब आए और आखिर में वांगलू आया। जाहिर है, नियति के पुत्र की शक्ति के साथ वांगलू बाकी सबसे अलग था, जिससे सभी बड़े बुजुर्ग हैरान रह गए। इसके बाद सब बाहर जाकर नतीजों का इंतजार करने लगे। फिर नतीजे घोषित हुए। पहले 3 झो क्विन, दूसरे वेनबाओ और तीसरे नंबर पर सभी को चौंकाते हुए जियाओ झोंग को चुना गया, वांगलू को नहीं। वांगलू को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। जब सब वहां से जाने लगे तो झो क्विन रुककर उसका मजाक उड़ाने लगा, लेकिन जब वो वेनफान के साथ वहां से जाने लगा तो उसे रोक लिया गया। उस लड़की ने समझाया कि उन दोनों को क्यों नहीं चुना गया। सबसे पहले वेनफान। उसकी प्रतिभा पूरी तरह से योग्य थी, लेकिन हवा का उसका गुण लिंग तलवार संप्रदाय के लिए सही नहीं था। इसलिए वे उसे ऐसे संप्रदाय के बारे में बताएंगे जो उसकी क्षमता के हिसाब से बेहतर होगा, क्योंकि यहां उसकी प्रतिभा बेकार हो जाती। वो था वानफा फेरी गेट। वे वेनफान को अमरता प्राप्त करने में मदद करेंगे। और जहां तक वांगलू की बात है, वो हर शर्त से बहुत ज्यादा योग्य था। इसके अलावा उसका आध्यात्मिक मूल, स्पिरिचुअल रूट, स्वर्ग के आध्यात्मिक मूल में से एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का था। दरअसल पिछले 30,000 सालों में केवल एक व्यक्ति के पास ऐसा आध्यात्मिक मूल था, और वो था प्रथम किन शी हुआंग। लेकिन उन्होंने अपनी साधना का तरीका किसी को नहीं बताया। हालांकि ये लिखा हुआ है कि किन शी हुआंग को अपने आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत में आकाशीय राज्य से ज्ञान मिला था। कुल मिलाकर अभी कोई भी ऐसा तरीका या संप्रदाय नहीं था जो वांगलू की क्षमता के लिए सही हो। सीधे शब्दों में कहें तो उसके पास आकाशीय पूर्वज की दुर्लभ आध्यात्मिक शक्ति तो थी, लेकिन अगर वो साधना के रास्ते पर चलता तो कुछ नहीं कर पाता। इस शक्ति का इस्तेमाल दूसरे संप्रदायों को डराने धमकाने के लिए किया जा सकता था। इसलिए हुआ यून, जो एक बड़ा बुजुर्ग था, ने उसे लिंग तलवार संप्रदाय का शुभंकर बनने का सुझाव दिया। वांगलू ने पूछा कि क्या उसे मुफ्त में खाना पीना मिलेगा। जब उसने हाँ सुना तो वो तुरंत राजी हो गया। हालांकि हुआ यून ने मजाक में कहा था, लेकिन शुभंकर बनना भी तो एक शान की बात थी। इसके अलावा उसने तनख्वाह, स्वास्थ्य बीमा और काम का अनुबंध भी मांगा। तभी वांगवू बीच में बोली कि उसे अंदर मत लो, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एक फ्री में खाने वाले पर संसाधन बर्बाद किए जाएं। वांगलू ने एक सिक्का फ्लाइंग क्लाउड बोन हवा में उछाला। ये सिक्का सिर्फ मुखिया के बच्चे के पास होता था। वो इस बात से नाराज हुए कि वांगवू ने ये सिक्का लिंग एर को क्यों नहीं दिया, लेकिन वांगवू ने कहा कि लिंग एर ने ही उसे ये सिक्का दिया था। मुखिया तुरंत वांगवू को बाहर ले गए। वे दोनों चर्चा करने लगे कि इस नियति के पुत्र से कैसे निपटा जाए। फिर वे दोनों वापस आए। मुखिया ने समझाया कि उस सिक्के का लिंग तलवार संप्रदाय में बहुत बड़ा मतलब है, और जिसके पास भी वो होता है वो उनसे एक मांग कर सकता है। तो वांगलू ने मुखिया बनने की मांग की। ये कुछ ज्यादा ही हो गया था, तो उसने अपनी मांग बदलकर एक शानदार अमर कलाकृति की मांग की। अफसोस की बात है कि किसी ने अभी तक ऐसी कोई कलाकृति नहीं बनाई थी। फिर उसने सोचा और कहा कि वो एक सच्चा शिष्य बनना चाहता है। पद के हिसाब से ये अंदरूनी शिष्य से 5 गुना ज्यादा ऊंचा था। इस तरह के शिष्य को बड़े बुजुर्ग खुद पढ़ाते थे, लेकिन कोई भी वांगलू नाम के इस टेंशन को नहीं लेना चाहता था। सोचने के बाद मुखिया को एक ऐसा व्यक्ति मिला जो उसे सिखा सकता था। वो कोई और नहीं बल्कि वांगवू थी, वो जिसे दुनिया भर के कामों से तो कोई मतलब नहीं था और जो बस खाली बैठी रहती थी, अब वो ही उसे सिखाने वाली थी। आखिर में 3 अंदरूनी शिष्यों को चुना गया, जियाओ झोंग, झो क्विन और वेनबाओ। वेनफान को वानफा फेरी गेट के लिए एक सिफारिशी पत्र मिला, और जो लोग असफल रहे उन्हें लिंग पर्वत के नीचे छोटे संप्रदायों के दूतों ने न्योता दिया। हर किसी का अपना अपना साधना का रास्ता था, और जिन 3 लोगों को चुना गया था उन्हें फ्लाइंग पीक पर ले जाया गया, जो नए शिष्यों का रहने का ठिकाना था। दूसरी तरफ हमारा भाई वांगलू किसी बेसहारा कुत्ते की तरह था जिसे कोई नहीं पूछता। वो थोड़ी देर और इंतजार करता रहा तो वांगवू उसे लेने आई,
उसने कहा कि भले ही उसने पिछले 100 सालों में किसी को शिष्य नहीं बनाया, लेकिन अगर वो उसकी बात सुनेगा तो वो सब पर भारी पड़ेगा। वांग लू के चेहरे पर एक ऐसी गहरी सोच थी जो किसी घमंडी इंसान पर शोभा नहीं देती, और ये देखकर वांग वू को अच्छा नहीं लगा। उसने उसे समझाया कि वो उस पर भरोसा करे, और फिर दोनों ने एक दूसरे से परिचय किया और वो जियांग पीक की तरफ चल पड़े, जहां वो अब हमेशा रहेगा। रास्ते में वह उसे स्पिरिचुअल स्वॉर्ड सेक्ट के बारे में बताती है। स्पिरिचुअल स्वॉर्ड माउंटेन एक ऐसी जगह थी जहां पर चांग के डिस्ट्रिक्ट की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा एक जगह मिलती थी। इसमें 12 चोटियां थीं और हर एक साधना के लिए एक पवित्र जगह थी। इन 12 चोटियों में से 4 में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा थी, और उनमें से एक वू जियांग पीक थी जहां अभी सिर्फ वो और वांगलू ही साधना कर रहे थे। जब वे वांगवू के इलाके में पहुंचे तो वांगलू को वो काफी वीरान लगा। उसने बताया कि पहले संप्रदाय पर बहुत कर्ज था, तो उसने कर्ज चुकाने के लिए अपनी पहाड़ से सारी जड़ी बूटियां और औषधियां काटकर बेच दी थीं। वांगवू ने अंदाजा लगाया कि उन्हें वापस उगने में सिर्फ 4-500 साल और लगेंगे। जब वे रहने की जगह पहुंचे तो वो और भी जर्जर हालत में थी। ये महिला अपने आप को सजाने संवारने के अलावा और कहीं भी खूबसूरती नहीं ला सकती थी। वांगवू ने वांगलू को बताना जारी रखा। संप्रदाय में 10 बड़े बुजुर्ग थे और वो 5वें नंबर पर थी, न ज्यादा ऊंचा न ज्यादा नीचा। और जिस चीज की वांगलू साधना करेगा वो वू जियांग टेक्निक थी, जिसे उसने खुद बनाया था। ये सुनकर वो थोड़ा हैरान हुआ और उसने पूछा कि उसकी गुरु का स्तर क्या है। वांगवू ने गर्व से कहा कि वो एक गोल्डन कोर ट्रूथ रियलम में है। ये सुनकर वांगलू थोड़ा हैरान से हैरान रह गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी बड़े बुजुर्ग का स्तर इतना कम होगा। उसने दूसरे बड़े बुजुर्गों के बारे में पूछा। उसने जवाब दिया कि ऊपर से नीचे वे चौथे चरण में ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में थे और बाकी 5वें चरण में गोल्डन कोर में थे। समझाने के बाद वांगवू उसे अपने कमरे में ले गई। चूंकि ये उनका पहला दिन था तो वो उसे खाना खिलाएगी, लेकिन उसके बाद उसे खुद ही खाना बनाना होगा। फिर दोनों साथ में मेस हॉल गए, जहां हर कोई वांगलू के बारे में बात कर रहा था, ये जानकर कि वो एक ट्रू डिसिपल है। वे इस बारे में बात कर रहे थे कि वे बाहरी शिष्यों के मेस हॉल में क्यों खा रहे थे। उन्होंने सोचा कि वे शायद जिंदगी का अनुभव ले रहे थे, लेकिन असल में वांगवू ने उसे बताया था कि वहां खाना मुफ्त था। खाने के बाद रात हो गई। घर पहुंचते ही गुरु ने कागजों का एक ढेर निकाला और वांगलू से एबिलिटी असेसमेंट टेस्ट देने को कहा। उसने कहा कि वो उसके ज्ञान की जांच कर रही थी ताकि वो जान सके कि उसका शिष्य कैसा है। और जैसा कि उम्मीद थी, कुछ ही मिनटों में वो समझ गई कि ये लड़का कोई आम इंसान नहीं था। सांसारिक ज्ञान और अनुभव इस साधना की दुनिया में काम नहीं आते, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता वैसी ही थी जैसा कि मुखिया ने भविष्यवाणी की थी। वो एक ऐसा नियति का पुत्र था जिसके पास आध्यात्मिक मूल नहीं था। टेस्ट पूरा करने के बाद दोनों गुरु और शिष्य बातें करने लगे। वांगवू ने पूछा कि उसने अपने परिवार की तरह एक व्यापारी बनने के बजाय साधना क्यों चुनी। उसने कहा कि ये कूल है और तलवार पर उड़ना बहुत बैडास है। उसने उसकी बात को बचकाना कहा और एक बेहतर जवाब मांगा, लेकिन उसने ये भी माना कि वो कितना भी सोचे उसे कोई सही वजह नहीं मिल सकती थी। हालांकि वांगलू ने किसी भी वजह से साधना चुनी हो और वो उसे हकीकत में बदलना चाहता हो, तो उसे एक शर्त पूरी करनी होगी। वो ये कि उसकी जिंदगी और साधना की ताकत काफी मजबूत होनी चाहिए। वांगवू ने सिखाया कि साधना की जिंदगी में जब कोई एक निश्चित स्तर पर पहुंचता है तो उसे एक बार बिजली के कहर से गुजरना पड़ता है, और जो लोग इसमें नाकाम हो जाते हैं वे राख में बदल जाते हैं, और जो बच जाते हैं उनमें से आधे लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं। सब कुछ अप्रत्याशित रूप से बदल जाता है, इसलिए वो चाहती थी कि उसका शिष्य बहुत मजबूत हो। उसकी आक्रमण शक्ति और गति ज्यादा होनी चाहिए। अगर वो ये समझ गया है तो वो उसे कल से सिखाना शुरू कर देगी। और फिर 1-2 महीने, 1 साल, 2 साल बीत गए। वांगवू सुबह की कसरत करके वापस घर आती है तो उसे शराब की तेज गंध आती है। उसकी गुरु ने उसकी इस महीने की मनी शराब पर उड़ा दी थी। इसके बाद वांगलू ने खुद को नहलाना शुरू किया। असल में वो औषधीय पानी में नहा रहा था। 2 साल बाद वांगलू एक ट्रू डिसिपल के रूप में उसे हर हाल में अभ्यास करना था, भले ही इसका असर साफ ना हो। लेकिन सुबह दौड़ना और औषधीय पानी में नहाना 2 जरूरी अभ्यास थे। वांगलू को पर्वत डेंग्यून पर फ्लोटिंग मिस्ट पीक में अपने साथियों के साथ भी रहना था। स्पिरिचुअल स्वॉर्ड सेक्ट इसे क्वालिटी एजुकेशन कहता था, जिसे बेसिक एजुकेशन कहा जा सकता है। और कुछ ही समय में वो अपनी क्लास में सबसे आगे हो गया। थोड़ी देर बाद एक बड़े बुजुर्ग हुआ यून उन्हें 9 महाद्वीपों के इतिहास के बारे में पढ़ाने आए, और लियू जियान भी इतिहास पढ़ा रहे थे, लेकिन उनकी क्लास में कोई नहीं था। हुआ यून ने एरा ऑफ डूम के बारे में बताया। उस समय कई म्यूटेशन हो रहे थे। जब कोई साधना के एक निश्चित स्तर पर पहुंचता तो वो दुनिया की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा पाता। जिनकी साधना जितनी ऊंची होती थी उन पर म्यूटेशन का असर उतना ही ज्यादा होता था। एरा ऑफ डूम 200 साल तक चला। जब दुनिया की ऊर्जा खत्म हो गई तो ही साधना की दुनिया फिर से ठीक हुई। उस समय एक खास आदमी था, ट्रूथ रियलम सिकियन। वो म्यूटेशन से इतना प्रभावित हुआ कि वो पागल हो गया। इस बदलाव के बाद वो अब साधना नहीं कर सकता था। कई लोग उसके जैसा बनने से डर गए और उन्होंने साधना छोड़ दी, और साधकों की संख्या कम होने लगी।
क्लास खत्म हुई और सब खाने चले गए, और वैंगलू के लिए ये एक टॉर्चर से कम नहीं था, क्योंकि हर बार बाहरी शिष्यों का एक झुंड उसे घेर लेता था। वे उसकी तरह बनना चाहते थे, इसलिए वे वही खाते थे जो वो खाता था। और जब वो बाहरी शिष्यों के मेस हॉल में नहीं खा सका, तो वो अंदरूनी शिष्यों के मेस हॉल में गया, जहां हमेशा एक अजीब माहौल रहता था। पता चला कि लियू शियान ने एक वेस्टर्न शेफ को बुलाया था, जो ऐसे व्यंजन बनाता था जो दुनिया को चौंका देते थे। वांगलू ने मेस हॉल में झांका और देखा कि वेन बाओ खाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो ऐसा लग रहा था जैसे उसे जबरदस्ती खिलाया जा रहा हो। ये देखकर वांगलू वहां से चला गया। चलते चलते वो लिनर से मिला। उसे पता था कि वांगलू को उसके हाथ का बना खाना पसंद है, इसलिए वो उसके लिए खाना लेकर आई थी। खाते खाते उसने उससे पूछा कि उसकी साधना कैसी चल रही है। वांगलू ने उसे एक और सवाल से जवाब दिया कि उसका सराय कैसा चल रहा है। लिनर ने कहा कि सब ठीक चल रहा है। उसने थर्ड प्रिंस ऑफ सदर्न मर्मेन को काम पर रख लिया था और वे अच्छा काम कर रहे थे, इसलिए वो अक्सर सराय उन्हें सौंप देती थी। उसने पूछा कि क्या वो और यूं फैन अभी भी कांटेक्ट में है। वांगलू ने कहा कि हाँ, वे अभी भी लेटर के जरिए बात करते हैं। यून फैन ने ची रिफाइनिंग में 7th रैंक रेल्म को तोड़ दिया था। कुल मिलाकर वो ठीक था। लिनर ने यह भी बताया कि जो क्विन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसने हाल ही में की इनटू बॉडी में महारत हासिल की थी। खैर, वो अभी भी वांगलू से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन वांगलू को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसकी तरक्की के हिसाब से सबसे पहले क्यूआई गैदरिंग, 3 साल क्यूआई रिफाइनिंग, 3 साल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट, 3 साल कोर फॉर्मेशन और 10 साल में वह गोल्डन कोर रेल्म में पहुंच जाएगा, और तब वह झो क्विन को अपने पैरों के नीचे कुचलेगा। लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि साधना के लिए फिजिकल फिटनेस की जरूरत क्यों होती है। लिनर ने कहा कि बस जरूरत होती है। ये देखकर कि वो अभी भी कन्विंस नहीं हुआ था, उसने कहा कि वो उसे कुछ मार्शल आर्ट सिखाएगी। उसने उसे यकीन दिलाया कि ये उसकी साधना को बाद में प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि बहुत फायदेमंद होगा। ये सुनकर वांगलू ने उसे गुरु मान लिया। फिर दोनों एक जंगल में गए जो स्पिरिचुअल क्यूआई के लिए एक अच्छी जगह थी। उसने उसे जो पहला हमला सिखाया वो था ड्रैगन स्लेयर डिवाइन टेक्निक। लिनर ने इसे इस्तेमाल किया, जिससे एक ड्रैगन बना और उसने एक पेड़ को तोड़ दिया, जिससे वांगलू का मुंह खुला रह गया। फिर लिनर ने उसे सिखाना शुरू किया। दोनों ने तालमेल के साथ लड़ाई और साधना की। वांगलू को धीरे धीरे अपने शरीर में क्यूआई महसूस होने लगी। फिर उसने भी ड्रैगन स्लेयर डिवाइन टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिससे जंगल का एक बड़ा हिस्सा उड़ गया। इस हमले के बाद वो थक कर चूर हो गया था। जब उसने सिखा दिया तो लिनर वहां से चली गई। उसने उसे दिन में एक बार सुबह और शाम को अभ्यास करने को कहा, और कहा कि अगर वो 1 महीने तक ऐसा करेगा तो जो क्विन को चुनौती देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। वांगलू रात को घर लौटा। घर खाली था, जिससे उसे पता चला कि वांगवू फिर से शराब पीने गई थी। उसने मन ही मन में उसे कोसा कि वो अपनी जवानी बर्बाद कर रही थी, और फिर सो गया। हालांकि अगले दिन उसने देखा कि वो उसे गले लगाकर सो रही थी। वांगलू चौंक कर उठा, जबकि वांगवू अपनी आम उदास आवाज में थी। वो नाराज होकर अभ्यास करने चला गया, और जब उसे पता चला कि उसने एक नया गुरु बना लिया है, तो वो डर गई कि उसके शिष्य ने उस पर भरोसा करना छोड़ दिया था। वांगलू ने कहा कि यह भी सच है, क्योंकि यहाँ 2 साल में उसने सिर्फ दौड़ लगाई और अभ्यास किया, लेकिन वो बेहतर नहीं हो पाया, इसलिए वो डिवाइन मार्शल आर्ट सीखने जा रहा था। ये सुनकर वांगवू नाराज हो गई और उस आदमी को चुनौती देना चाहती थी, लेकिन वांगलू ने उसे नजरअंदाज कर दिया और चला गया। फिर वो सराय में गया और लिनर को सब कुछ बताया। पहले वो वांगवू से लड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि वे बहनें थीं, लेकिन वांगलू ने उसे भड़काया और कहा कि वांगवू ने उसके बारे में बुरा भला कहा था कि वो कुछ नहीं कर सकती और उसकी कभी शादी नहीं होगी। ये सुनकर लिनर गुस्से में भर गई और जमीन आसमान हिलाते हुए स्पिरिचुअल सोर्ड सेक्ट में वांगवू को ढूंढने चली गई। वो वुजियांग पीक पर पहुंची और उसे ढूंढने लगी। वांगवू उस समय सो रही थी, जिसे उसने जगा दिया। जैसे ही वो बाहर आई, लिनर ने उस पर एक पेड़ फेंका, लेकिन वो किसी तरह बच गई। फिर उसने कहा कि उसने उसके बारे में बुरा कहा था और वो उसे चुनौती देना चाहती थी। वांगवू ने भी स्वीकार किया और उससे लड़ने के लिए तैयार हो गई। वे एक खाली जगह पर गए। वांगलू दूर बैठकर देख रहा था। वांगवू ने एक बांस का इस्तेमाल किया, जिससे एक ऊर्जा निकली। वांगलू को वो महसूस हुई, जिससे उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। लिनर अभी भी अटल खड़ी थी। दोनों एक दूसरे पर झपटे, लेकिन लिनर के एक ही मुक्के से वांगवू जमीन पर जा गिरी और हार गई। उसने अपनी हार स्वीकार कर ली और कहा कि वे जो चाहें कर सकते हैं। उसे एहसास हुआ कि ये सब वांगलू ने करवाया था और वो चाहता था कि वो उसे और ज्यादा गंभीरता से पढ़ाए। असल में वो उसे गंभीरता से पढ़ा रही थी, क्योंकि मुखिया ने वादा किया था कि अगर वो उसे कामयाब बना देगी तो वो उसे पैसे और एक अच्छा लड़का देंगे। लिनर ने कहा कि पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी अच्छा लड़का 100 साल की बूढ़ी औरत से शादी नहीं करेगा। ये सोचकर उसे भी लगा कि यह सच है, और उसे एहसास हुआ कि मुखिया ने उसे बेवकूफ बनाया था। उसने 2 साल से वांगलू के लिए दवा पर पैसा बर्बाद किया था। उसे नहीं पता था कि कितना पैसा बर्बाद हुआ था, लेकिन उसे यकीन था कि ये उसकी शराब के बिल से ज्यादा नहीं था।
लेकिन लीनर ने स्वीकार किया कि दवा ने काम किया था। इसने उसकी शारीरिक बनावट को बहुत बेहतर कर दिया था। आमतौर पर एक साधक शारीरिक बनावट से ज्यादा साधना पर ध्यान देता है, लेकिन वांग वू ने उसकी शारीरिक बनावट पर ध्यान दिया था, तो इसका कोई खास कारण होगा। उसने बताया कि वो उसे 2 साल से दवा में इसलिए नहला रही थी ताकि वो सीधे इमॉर्टल बोन टेक्निक की साधना कर सके। ये एक और स्तर की शारीरिक साधना थी जो गोल्डन कोर में की जाती थी, लेकिन उसका मामला थोड़ा अलग था क्योंकि उसके पास आध्यात्मिक मूल नहीं था। हवा में उसकी अनुकूलन क्षमता बहुत ज्यादा थी, जिससे उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा बिना किसी रुकावट के घूमती थी। मौजूदा हालात में वांग लू का शरीर एक फन की तरह था। जब भी वो ऊर्जा लेता था वो बहुत तेजी से आती थी, लेकिन बहुत जल्दी निकल भी जाती थी। दूसरे शब्दों में, वो आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा करके अपनी शक्ति नहीं बना सकता था। और यही वो समय था जब वांग वू ने उसे ये इमॉर्टल बोन टेक्निक सिखाई। ये कुछ ऐसा बनाएगी जो फनल को बंद कर देगा और आध्यात्मिक ऊर्जा को बाहर निकलने से रोकेगा। यह एक नया पात्र बनाएगा जो उसे आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा करने में मदद करेगा, और इस तरह वो साधना कर पाएगा। ये बहुत लॉजिकल लगा, तो वैंग लू ने उससे पूछा कि उसे और कितने समय तक दवा वाले पानी में नहाना पड़ेगा। उसने अंदाजा लगाया कि लगभग 34,567 890 साल और लगेंगे। तब तक तो वो साधना शुरू करने से पहले ही मर जाएगा। लिनर ने बाल्टी में देखा तो उसे लगा कि दवा वाला पानी समय के साथ कम होता जा रहा था। वांग वू भी दवा को अपग्रेड करना चाहती थी, लेकिन अभी वो कंगाल हो चुकी थी। असल में इस चीज को बनाने के लिए जरूरी सामग्री स्पिरिचुअल स्वॉर्ड माउंटेन पर थी, लेकिन उसने वो सब बेच दी थी। दूसरी तरफ यू फैन के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था और वह अपनी साधना के अगले चरण की तैयारी कर रहा था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यू फैन ने कुछ समय के लिए रुकने का फैसला किया। उसने वांग लू से मिलने की सोची। वांग लू इस समय उस हाई क्वालिटी दवा वाले पानी का मजा ले रहा था। वांग वू की आधी साल की बचत इसमें डाली गई थी। नहाने के बाद उसे अपने शरीर में एक साफ बदलाव महसूस हुआ। बस कुछ बार और नहाने से वो जल्द ही तरक्की करेगा। इसके बाद वांग वू ने वू जियांग बोन टेक्निक के बारे में बात करना शुरू किया। फिर दोनों लिनर के सराय में गए। अब तक वांग वू ने वांग लू को अपनी टेक्निक्स के बारे में बताया। वू जियांग टेक्निक को उसने अपनी जवानी में बनाया था। इसमें और भी कई टेक्निक्स थीं, जैसे वू जियांग स्वॉर्ड आर्ट, वू जियांग बोन टेक्निक और वू जियांग स्वॉर्ड आर्ट, जो पवित्र तलवार टेक्निक से कम नहीं थी। पवित्र तलवार टेक्निक वो 1000 साल पुरानी टेक्निक थी जो स्पिरिचुअल स्वॉर्ड सेक्ट के मुखिया ने पास की थी। वे बहुत पुरानी थीं और केवल कुछ साधक ही इनका अभ्यास कर सकते थे जो जन्म से ही प्रतिभाशाली थे और उनमें बहुत ज्यादा समझ थी। दूसरी तरफ उसकी वू जियांग टेक्निक अलग थी। ये एक नई मार्शल आर्ट थी जो बहुत पावरफुल थी। इस टेक्निक की बनावट में प्लास्टिसिटी थी। इसे जैसे चाहे वैसे बदला जा सकता था, यहां तक कि एक नई टेक्निक भी बनाई जा सकती थी। वांग वू ने वांग लू जैसे बेकार इंसान की तुलना एक पत्थर से की। अगर वो उसकी साधना को नदी में एक पत्थर बना दे तो वो पत्थर उसे नदी पार करने में मदद कर सकता था, और सिर्फ उसकी वू जियांग टेक्निक ही ऐसा कर सकती थी। समझाने के बाद उसने कहा कि वे कल से अभ्यास शुरू करेंगे। पहले 3 दिनों में वांग लू ने इतनी अच्छी तरक्की दिखाई कि वांग वू बहुत खुश थी। एक बार जब वो अपने अंदर जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना सीख जाएगा तो वो अपने शरीर के अंदर चमत्कार कर सकता था। लेकिन वांग लू को यह हमला ड्रैगन स्लेयर डिवाइन टेक्निक जैसा ही लगा। बस अब वो 10 हमले कर सकता था। इस समय उसके पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। हालांकि वांग वू ने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत थी। फिर वो वांग लू को वापस ले गई। रास्ते में उसने कहा कि साधना की दुनिया में हर चीज नियमों के हिसाब से होती है, लगभग कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, क्योंकि बिना किसी जादुई शक्ति के एक आम साधक का शरीर बदलाव को स्वीकार नहीं कर सकता था। जब पुरानी चीजें मरती थीं और नई पैदा होती थीं तो दर्द 10 गुना ज्यादा होता था। लेकिन उसने इसका अंदाजा लगा लिया था, इसलिए उसने वांग लू को 2 साल तक दवा में नहलाया था, जिससे उसके शरीर में इतना बड़ा बदलाव हुआ। उसने उसे एक खाली कागज की तरह देखा जिस पर वो कुछ भी बना सकती थी। अब वू जियांग बोन टेक्निक का पहला चरण पूरा हो गया था। हालांकि वांग वू ने कहा कि उसे की रिफाइनमेंट सीखने में अभी बहुत समय लगेगा। उसे 8th स्टेज तक अभ्यास करना होगा, तभी वो की रिफाइनमेंट के बारे में सोच सकता था। वो जियांग बोन टेक्निक में कुल 120 चरण थे। वांग वू अभी 130वें चरण पर थी। ये सब कहते हुए वांग वू ने वांग लू के लिए मिक्स्ड पॉरेज बनाया। अभ्यास के अलावा वांग लू की जिंदगी आम थी। वह रात में वू जियांग बोन टेक्निक का अभ्यास करता था। 1 महीने में वो वू जियांग बोन टेक्निक के 3रे चरण में पहुंच गया था। हालांकि सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर भी वांग लू लिनर से शिकायत करता था। उसने उसे बताया कि पहले चरण के बाद उसके शरीर में अब पहले जैसा भयानक दर्द नहीं होता था। वांग वू ने कहा कि उसकी दर्द सहने की ताकत बढ़ गई थी। उसने कहा कि जब वो और ऊंचे स्तर पर पहुंचेगा तो ये इतना आम हो जाएगा कि अगर कोई रात में उसे नपुंसक बना दे तो भी उसे पता नहीं चलेगा। इसके अलावा वांग लू ने अपनी साधना के दौरान कुछ दिक्कतें भी देखीं। पहली बात तो ये कि वू जियांग बोन टेक्निक में कोई एट्रीब्यूट नहीं था। आमतौर पर एक डिवाइन टेक्निक को एक निश्चित शक्ति या गति मिलनी चाहिए।
नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ कोई बदलाव नहीं हुआ, बल्कि हाल ही में उसकी दौड़ने की गति भी बहुत कम हो गई थी, और ड्रैगन स्लेयर डिवाइन टेक्निक का अभ्यास करते समय की के प्रवाह का एहसास भी अब नहीं हो रहा था गई थी। भले ही ये बेकार लगे, लेकिन वो जियांग टेक्निक की ताकत काफ़ी ज़्यादा थी। ड्रैगन स्लेयर डिवाइन टेक्निक का ढक जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। चूंकि वो ढकना नहीं चाहता था, वांग लू ने लिनर से उसे कुछ और मार्शल आर्ट सिखाने के लिए कहा। वह राजी हो गई और उसे सिखाने के लिए तैयार हो गई। वह उसे एक लाइटनिंग टेक्निक सिखाएगी। अगर उसे याद हो तो दो लोग जो इमॉर्टल कॉन्फ्रेंस में तलवार पर सवार होकर आए थे, उस हमले को स्वॉर्ड फ्लाइंग टेक्निक कहते थे। ये एक तरह की फ्लाइंग टेक्निक थी, लेकिन वांग वू को इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसकी वू जियांग टेक्निक में ये स्किल नहीं थी। वह उसे स्प्रेडिंग सिल्क स्टेप नाम की टेक्निक सिखाएगी। ये चढ़ने की स्किल को बेहतर कर सकता है और दुश्मन के हाथ भी बंद कर सकता है। फिर दोनों ने अभ्यास शुरू किया। चूंकि उसके पास पहले से ही फिजिकल बेस था, तो वो जल्द ही स्प्रेडिंग सिल्क स्टेप में माहिर हो गया। जब उसने उसे काफी सिखा दिया तो लिनर ने उसे छोड़ दिया। उसने उसे बाद में अभ्यास करने के लिए एक प्रतिद्वंद्वी भी बताया। और फिर उसके बाद के दिन अभ्यास, पढ़ाई, हड्डियों का अभ्यास, कदमों का अभ्यास। वो अंदरूनी शिष्य के मेस हॉल में खाना लेने भी जाता था, और हर बार वेन बाओ वहां शेफ से फ्लर्ट कर रहा होता था। खाना लेने के बाद वांग लू जंगल में गया और उसे एक भालू को खिलाया। वही उसका प्रतिद्वंद्वी था। खाने के बाद दोनों उड़कर अभ्यास करने लगे। रात को वो घर लौटा। इस बार घर पर कोई था। आज वांग वू नशे में नहीं थी, बल्कि कुछ पढ़ रही थी। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी गुरु को पढ़ना भी आता था। किताब को एक तरफ रखकर वांग वू ने कहा कि वांग लू की वू जियांग बोन टेक्निक 8वें चरण तक पहुंच गई थी। अब पिल्स रिफाइनिंग का समय था। पिल्स बनाने के लिए जरूरी सामग्री जू फ्रूट थी। इस हर्ब का इस्तेमाल केवल वे ही कर सकते थे जो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के स्तर पर पहुंच गए थे। लेकिन वांग वू ने कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जू फ्रूट को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। ये किंगयुन पीक पर बहुत उगता था, लेकिन वह जगह संप्रदाय का एक रणनीतिक रिजर्वेशन था। यहां तक कि मुखिया भी वहां आसानी से नहीं जा सकते थे। लेकिन कम स्तर वाले शिष्य एक्सेप्शन थे। बाकी सब वांग लू को खुद ही समझना था। अगले दिन वांग लू ने किंगयुन पीक पर ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करवाया, लेकिन रजिस्टर करने वाला हिचकिचा रहा था क्योंकि उसका लेवल बहुत कम था, जबकि यहां रजिस्टर करने वाले सभी लोग क्यूआई रिफाइनिंग के 8वें और 9वें लेवल के भाई बहन थे। फिर भी वांग लू अपनी जिद पर अड़ा रहा, तो उसे रजिस्टर करना पड़ा। वांग लू के शामिल होने की वजह उसकी गुरु ने बताई कि वो कम लेवल वाले शिष्यों को प्रेरित करना चाहती थी, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकें और अपनी सीमाओं को चुनौती दे सकें। उसने वांग लू को कोई भी दिक्कत आने पर उसे फोन करने को कहा। ट्रेनिंग 7 दिनों की थी। लिनर ने उसे आत्मरक्षा के लिए एक हथियार बिंगजीवे उधार दिया। साथ ही उसने उसे एक स्वॉर्ड आर्ट भी सिखाने की पेशकश की। लिu शियांग को वांग लू के ट्रेनिंग में शामिल होने की रिपोर्ट मिली। उन्होंने उसे जाने दिया, लेकिन कहा कि अगर कुछ हो जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर वांग लू ने तलवार को टेस्ट किया। लिनर ने कहा कि यह वेस्टर्न रीजन के डिजाइन की हुई तलवार है। ये सुनकर उसे याद आया कि शेफ भी वेस्टर्न रीजन का था, और उसने सोचा कि जब भी उसे समय मिलेगा वो उससे बात करेगा। लिनर ने उसे जो स्वॉर्ड आर्ट सिखाई वो रू स्वॉर्ड टेक्निक थी। इसकी खासियत डिफेंस पर जोर देना था। ये नरम और सख्त दोनों थी, क्योंकि इसका यूं फैन के गुणों से संबंध था, और अगर वे दोनों मिलकर काम करते तो ये एक अच्छा टैलिस्मैन होता। जल्द ही सब जाने के लिए तैयार हो गए। जब सब एक दूसरे से मिल रहे थे तो वांग वू अभी भी भालू के साथ लड़ रही थी। आखिर में शाओ झोंग आया, और थोड़ी देर बाद वांग लू भी सबको हेलो कहने आया। जब सब इकट्ठा हो गए तो वे चल पड़े। यू ने अगुवाई की और हुओ यिंग पीछे रहा ताकि कोई छूट न जाए। जब वे सुरंग से गुजरे तो शाओ झोंग ने चुपके से कुछ राक्षसों को अपने साथ ले लिया, जो पहुंचने पर अलग हो गए। फिर यू ने घोषणा की कि उनके पास 5 दिन की ट्रेनिंग है। वे जिंगवांग्यू वैली से किंगलोंग गॉर्ज तक जाएंगे, फिर लोटस लेक जाकर वापस आएंगे। इस दौरान सब अपनी मर्जी से जड़ी बूटियां तोड़ सकते थे। फिर वे सब साथ में चल पड़े। वांग लू के अलावा हर कोई यू के पीछे भागने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद यू को सबको आराम देने के लिए रुकना पड़ा। उसने कहा कि उनकी साधना अच्छी है, लेकिन फिजिकल ट्रेनिंग की कमी की वजह से वे कमजोर थे। फिर वे सब फिर से चले। काफी देर तक भागने के बाद वे दोपहर के खाने के लिए रुक गए। यू ने समझाया कि वे आसपास के फल और जड़ी बूटियां खा सकते हैं। हालांकि उसने याद दिलाया कि कुछ ऐसी भी थीं जिन्हें खाने से पहले पकाना जरूरी था, और उनके लिए हर्ब को समझने की अच्छी एबिलिटी होनी चाहिए। वेन बाओ का हर्ब ज्ञान जनरल फर्स्ट क्लास था। शिंग जाओ का सेकंड क्लास था। यून रेन का फर्स्ट क्लास था। शाओ जोंग का शायद सबसे कम था, जनरल लो क्लास। जो किन का सेकंड क्लास था, जिसकी यून ने तारीफ की, लेकिन उसने इसे काफी नहीं समझा और शाओ जोंग को नीचा दिखाया ताकि वो खुद को बेहतर साबित कर सके, जिससे वो सबके लिए हंसी का पात्र बन गया। लेकिन जब वे सब बात कर रहे थे तो वांग लू ने बहुत सारे फल इकट्ठा कर लिए थे।
उसका हर्ब ज्ञान फर्स्ट क्लास था, क्योंकि पिछले 2 सालों में एक ट्रू डिसाइपल के तौर पर वो संप्रदाय के नियमों से बंधा नहीं था। हर दिन दौड़ने और नहाने के अलावा उसके पास बहुत खाली समय था। वह समय बिताने के लिए कैलकुलस का अध्ययन करता था। फिर वांगलू ने सबको खाने के लिए दिया, लेकिन जॉ क्विन के अहंकारी स्वभाव ने उसे खाने से मना कर दिया। ये देखकर शाओ झोंग ने उसे चिढ़ाया, जिससे वो गुस्से में आकर वांगलू से नफरत करने लगा। वेन बाओ को लगा कि फल खाने से उसका पेट नहीं भरेगा, तो वांगलू ने उन्हें शिकार पर जाने के लिए बुलाया। उसने कहा कि अगर वे उसके पीछे चलते हैं तो सब ठीक रहेगा। हालांकि यूएयू ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि यहाँ के जानवरों को खाना आसान नहीं था। उसने फिर से याद दिलाया कि यह तियानशन पीक था और लेवल 2 मॉन्स्टर्स कभी भी कहीं भी दिखाई दे सकते थे। लेकिन क्या वांगलू की शक्ल देखकर लगता है कि उसे कोई फर्क पड़ता है? भले ही वो जानता था कि वो ताकतवर था, लेकिन उसने दूसरों को याद दिलाया कि वे नहीं थे, और अगर वे लेवल 2 मॉन्स्टर से मिलते तो वे मर जाते। जैसे ही उसने ये कहा, हुओ यिंग ने कुछ आने का संकेत दिया। सब डिफेंसिव मोड में आ गए, जबकि वांगलू आगे बढ़कर मॉन्स्टर का सामना करने लगा। हालांकि जानवर उतना डरावना नहीं था जितना वो दिख रहा था। ये एक वांग यूहू मून गेजिंग फॉक्स था, लेवल 1, जिसका स्वभाव शांत और मैत्रीपूर्ण था। अगले दिन वे फिर से चल पड़े। यूयू ने फिर से हालात का जायजा लिया। सब में अपनी हिडन पोटेंशियल को बाहर निकालने की क्षमता थी। शिंगजाओ के पास डिवाइन वॉकिंग आर्ट थी, जो यून रेन के लिए एक सहारा थी। वेन बाओ भी ज्यादा अजाइल हो गया था। जो क्यूइन ने भी अपनी शक्ति पर नियंत्रण कर लिया था। शाओ जोंग वो था जिससे उसे सबसे कम उम्मीद थी, लेकिन वांगलू से लड़ने की वजह से वो काफी बेहतर हो गया था। लेकिन हुआ यूं के 3 शिष्य अभी भी खराब थे, और वांगलू धीरे धीरे थक रहा था। यूं ने सबको रुककर आराम करने दिया। हालांकि वो एक ट्रू डिसाइपल था, लेकिन उसकी फिजिकल ट्रेनिंग की वजह से जब वो गति बढ़ाता था तो वो उन क्यूआई रिफाइनिंग करने वाले साधकों से मुकाबला नहीं कर सकता था जिनके पास मैजिकल आर्ट्स की शक्ति थी। भले ही बड़े बुजुर्ग लियू शियान ने कहा था कि उसे अपनी मर्जी से करने दिया जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। फिर वांगलू ने यूं के साथ बात की। उसने कहा कि क्योंकि वो सबसे धीरे चल रहा था तो वो दूसरों के आराम करने पर आगे बढ़ेगा और वे सब किंगलोंग गॉज में मिलेंगे। हालांकि यूं को ये सही नहीं लगा, लेकिन वांगलू ने उसकी नहीं सुनी और अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। यून ने जोर से कहा, वांगलू, तुम सिर्फ विजडम को ताकत नहीं समझ सकते। वे जिंगवांग्यो वैली में थे, जो बहुत खतरनाक जगह थी। अकेले जाना आत्महत्या करने जैसा था। जब यून वांगलू को समझा रहा था तो शाओ जोंग ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। उसने अपने बंदरों को लड़कियों को डराने के लिए इस्तेमाल करने की सोची, और फिर वो हीरो सेविंग द ब्यूटी बनकर सामने आता। लेकिन जब उसने ये किया तो उसके बंदर भाग गए और उनकी जगह स्टोनवुड एप मॉन्स्टर्स ने ले ली, और उन सबको दानवों ने घेर लिया। यूयू ने एक जादुई दीवार बना दी ताकि हुओ यिंग सबको सुरक्षित जगह ले जा सके, लेकिन सामने एक और दानव आ गया। जब हुओ यिंग समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें, तो वांगलू हीरो की तरह बाहर आया और उस दानव को चिढ़ाने लगा। दानव उसकी तरफ भागा और सब लोग हुओ यिंग के पीछे छिप गए, जबकि वांगलू सीना ताने खड़ा रहा। फिर उसने एक ही मुक्के में दानव को धूल चटा दी। जब यूं ने सब कुछ संभालकर वापस लौटी तो वांगलू को ऐसा करते देख वो सदमे में आ गई और उसके मुंह से खून निकल आया। उसके बाद वांगलू ने बचे हुए गोरिल्लाओं का भी काम तमाम कर दिया। अब जाकर यून को एहसास हुआ कि वांगलू और बाकी लोगों की ताकत में कितना बड़ा फर्क है। हुओ यिंग ने सोचा कि उन्हें अपनी ट्रेनिंग यहीं रोक देनी चाहिए, और यून भी मान गई। लेकिन जैसे ही वो एल्डर को बुलाने लगी, वांगलू ने उसे रोक दिया। उसने कहा, अगर मदद बुलानी ही है तो मैं इस इंसान को बुलाना पसंद करूंगा। तभी वांगवू आ गईं। उन्होंने पूरी कहानी सुनी और सबको एक एक बांस की छड़ी दी। ये छड़ियां उन्हें सुरक्षित वापस ले जाएंगी, जबकि वांगलू उनके साथ रुककर अपनी पुरानी योजना पर बात करेगा। फिर वांगवू ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी। उन्होंने हर तरह की जड़ी बूटियां, छोटी बड़ी, सब लूट लीं, एक भी नहीं छोड़ी। एक दोपहर में ही दोनों ने बहुत सारा माल इकट्ठा कर लिया। अगले दिन लियू शियान को इस बारे में पता चला। वो भागे भागे चीफ के पास गए, लेकिन वांगवू ने एक माफीनामा वाला खत छोड़ा और गायब हो गईं। उन्होंने लिखा था कि वो तब तक वापस नहीं आएंगी जब तक सब लोग शांत नहीं हो जाते। लेकिन कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि जो होना था वो हो चुका था। उन्होंने उस पहाड़ के प्रभारी 7वें मास्टर को खबर दी जहां वांगवू ने चोरी की थी, लेकिन उसने उन्हें माफ कर दिया और कहा कि उन्हें सजा देने की कोई जरूरत नहीं है। अगले कुछ दिनों में वांगवू दवाइयां बनाने और बेचने के लिए एक जगह खोजने निकल पड़ी। जाने से पहले उन्होंने वांगलू के लिए कुछ तोहफे छोड़े। वुक्शियांग जुआंगू डान, अमृतत्व की हड्डी मजबूत करने वाली दवाइयां जो उसके लिए काफी समय तक चलेंगी, और वुक्शियांग स्वॉर्ड बोन के अगले चरण का तरीका भी लिखा। एक दिन जब वांगलू अपनी दवाइयों के पानी में बैठा था तो यून का ग्रुप आ गया। वो सिर्फ एक तौलिया लपेटकर बाहर आया, जिससे सारी लड़कियां शर्म से मुंह छिपाने लगीं। उसने उनसे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही हैं। यून ने कहा कि वो सब उसे बचाने के लिए धन्यवाद देने आए हैं। उसने बिना हिचकिचाए पूछा कि क्या वो कोई तोहफा लाई हैं, नहीं तो वो वापस जा सकती हैं, क्योंकि उसे और दवाई के पानी में बैठना है। तोहफा देने के बाद सब लोग चले गए,
लेकिन वेन बाओ वहीं रुक गया। वेन बाओ शर्म से लाल हो गया और बोला कि वो वैंग लू के साथ रहना चाहता है। वैंग लू ने सोचा कि वो कुछ और करना चाहता है और डरकर पीछे हट गया, लेकिन वेन बाओ बस उससे तलवारबाजी सीखना चाहता था। वैंग लू ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम्हें सिखाने के लिए कोई एल्डर नहीं है? वेन बाओ ने बताया कि एल्डर लिू शियान शायद ही कभी किसी को सिखाते हैं और सीनियर भाइयों से उसे कुछ समझ नहीं आता। ये सुनकर वैंग लू ने हार मान ली। अगर वो तुम्हें नहीं सिखा सकते तो मैं कैसे सिखा पाऊंगा, उसने कहा। लेकिन वेन बाओ को पूरा यकीन था कि वांग लू उसे सिखा सकता है। वांग लू ने उसकी तारीफ की। अरे मोटे, तुम तो बड़े समझदार हो। उसने कहा कि वो उसे एक शर्त पर सिखाएगा। वेन बाओ को उसे अपना गुरु मानना होगा। जब वेन बाओ मान गया तो वांग लू ने उसे ट्रेनिंग मैदान में मिलने को कहा। कुछ चाले चलने के बाद वांग लू ने वेन बाओ की कमजोरी बताई। भले ही उसकी ताकत और तलवार चलाने का तरीका उससे बेहतर था, फिर भी वो हार गया। इसका मतलब था कि उसकी समस्या उसकी मोटी काया में थी। वांग लू ने वेन बाओ की कमजोरी पर और मजाक उड़ाया। जब वेन बाओ की बर्दाश्त करने की हद पार हो गई तो वो गुस्से में उठा और एक ही वार में वांग लू को हवा में उछाल दिया। ये पहली बार था जब वांग लू को वुशियांगू अमृतत्व की हड्डी ट्रेनिंग के बाद दर्द महसूस हुआ। ये सिर्फ एक पल का दर्द था, लेकिन वांग लू को लगा कि इस मोटे में बहुत क्षमता है। उसने वांग वू की किताब में पढ़ा था कि जब कोई ज्यूचोंग 9वीं परत पर पहुंचता है तो उसे अपने पूरे शरीर की हड्डियों पर प्रहार करने के लिए वजन का इस्तेमाल करना होता है और हमले की शक्ति इतनी होनी चाहिए कि वो किसी को मार सके। और वे बाओ का ये गुस्सा वाला हमला बिल्कुल सही था। फिर वांग लू ने मोटे को गुस्से के बारे में समझाया। उसने कहा कि अगर वो अपने गुस्से को काबू में रख सकता है तो वो उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। फिर वांग लू ने जानबूझकर वेन बाओ को और मारा ताकि वो और गुस्सा हो। एक सेशन के बाद मोटे के चेहरे पर नीले और काले धब्बे पड़ गए थे, लेकिन वांग लू के हिसाब से वो बहुत बढ़िया था। उसने एक ही दोपहर में शुआन टाई स्वॉर्ड का 20 से ज्यादा बार इस्तेमाल किया। एक बार तो वैंग लू ने जानबूझकर हमले से खुद को नहीं बचाया ताकि वो सीधे अपने शरीर पर हमले को महसूस कर सके। उसे अपने पूरे शरीर की हड्डियों में दर्द महसूस हुआ और वो नरम पड़ गईं। उसी समय उसने महसूस किया कि उसके शरीर में वुक्सियांग झुआंग गुडान का असर भी पूरी तरह से हो गया था। हमले के बाद उसका शरीर और भी मजबूत हो गया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वांग लू लिंगर से मिलने गया, लेकिन वो बिना कपड़ों के सो रही थी और उसने सब देख लिया। उसने इसके बाद खूब मार खाई। इस बार वो इसलिए आया था क्योंकि वैंग वू की किताब में लिखा था कि अगर कोई नेशी आंतरिक दृष्टि सीखता है तो वो अपनी ट्रेनिंग का नतीजा अपनी आंखों से देख सकता है। ये सुनकर लिंगर को उसकी मदद करनी पड़ी। उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा को वैंग लू के शरीर में भेजा और उसकी नसों को हिलाया। उसी समय उसने उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी उत्तेजित किया। कुछ ही देर में वैंग लू को बहुत सारे ऊर्जा के प्रवाह महसूस हुए। जो वो देख रहा था वो पिछले 2 सालों से दवाई के पानी में बैठने का नतीजा था। उसकी नसें पूरी तरह खुल चुकी थीं। इस तरह उसकी ऊर्जा पूरे शरीर में आज़ादी से घूम सकती थी और यही नेशी थी। जब उसने ये सीख लिया तो लिंगर ने उसे बाहर धकेल दिया। एक और महीना बीत गया। वेन बाओ की तलवारबाजी और भी बेहतर हो गई। वांग लू अब उसकी गति का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसकी वजह से वांग लू की ट्रेनिंग भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। एक गलती की वजह से वांग लू के दोनों हाथों पर वेन बाओ ने बहुत गंभीर हमला किया। फिर उसने नेशी का इस्तेमाल करके 1 महीने की ट्रेनिंग की प्रगति को देखा। उसने महसूस किया कि जो प्रवाह पहले कुछ ही थे अब सैकड़ों पेड़ों की तरह आसमान की ओर बढ़ रहे थे, जैसे तलवारें आसमान को चीर रही हों। कुछ पेड़ सुनहरे रंग के थे। लिंगर ने समझाया कि वो उसकी हड्डियां थीं। सुनहरी चमकती हुई हड्डियां बताती हैं कि उसकी ट्रेनिंग सफल होने लगी है। वांग वू ने किताब में लिखा था कि जब शरीर की 200 से ज्यादा हड्डियां चमकने लगती हैं तो वो बचोंग 8वीं परत के स्तर पर पहुंच जाता है। उस स्तर पर पहुंचने के बाद वांग लू अपने शरीर में ऊर्जा को लाना सीख सकता था। हालांकि इसमें अभी बहुत समय लगेगा क्योंकि अभी सिर्फ 4 या 5 हड्डियां ही चमक रही थीं। इतनी ट्रेनिंग के बाद वांग लू ने कुछ दिन आराम करने का फैसला किया और लिंगर जब अपनी दुकान पर वापस आईं तो 3 राजकुमारों के ग्रुप ने उनसे चेन स्टोर खोलने की गुहार लगाई। 2 साल पहले उन्होंने अपनी साधना छोड़ दी थी और परिवार से मिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अब उन्हें मालिक बनना होगा, तभी उनके वापस लौटने की उम्मीद है। अगले दिन वांग लू ने वेन बाओ को लिन्नी के रेस्टोरेंट में खींचा और दोनों अंदर जाकर बात करने लगे। उसने बताया कि कुछ बातों के कारण रेस्टोरेंट कई दिनों से बंद है। मुख्य बात पर वापस आते हुए आज वेंग लू के यहाँ आने का कारण ये था कि वो अपनी ताकत का टेस्ट करने के लिए एक बार फिर किंगयुन शिखर पर जाने के लिए रजिस्टर कराना चाहता था। किसी और की जरूरत नहीं है, सिर्फ वे 3 काफी हैं और इस बार वे चैलेंज मोड को चालू करेंगे। अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उन्हें मिशन पूरा करना होगा, तभी वे अधिक पॉइंट्स प्राप्त कर सकेंगे। वेन बाओ ने हिचकिचाहट दिखाई, हालांकि वो बहुत मजबूत था। फिर भी वांग लू ने उसे फुसलाकर मना लिया, ये कहते हुए कि उसने कल 2 संगीतकारों को ये कहते हुए सुना कि उन्हें मजबूत लड़के पसंद हैं। ये सुनकर फैटी ने तुरंत भाग लेने के लिए सहमति व्यक्त की।
जब सब कुछ तय हो गया तो वैंग लू ने कहा कि वे अगले सप्ताह रवाना होंगे। उसके तुरंत बाद वेन बाओ और वांग लू ने अभ्यास जारी रखा। जब उसने महसूस किया कि उसका शरीर अंतिम स्तर के चरण के करीब पहुंच रहा है तो वैंग लू ने लिन्नी से संपर्क किया और उसे चरण पार करने में मदद करने के लिए अपने गार्डियन के रूप में रहने के लिए कहा। उसकी प्रगति को देखने की इच्छा के कारण उसने सहमति व्यक्त की। अगले कुछ दिनों में वांग लू अंतिम चरण को पार करने की तैयारी के लिए सराय में रहा और फिर उसकी सभी 200 हड्डियां अब चमक रही थीं। अगला, उन्हें एक ही समय में चमकने के लिए की को समायोजित करने की आवश्यकता है। उसके बाद वांग लू ने शुरू किया। जब 200 से अधिक जेड स्तंभ एक ही समय में चमकने लगे तो एक नई हड्डी दिखाई दी। ये एक नए जीवन की तरह था जो सांस ले रहा था। वांग लू का शरीर दर्द करने लगा। हर बार जब नई हड्डी चमकती थी तो एक तीव्र दर्द निकलता था। ये उन सभी दर्दों से अधिक दर्दनाक था जो वो सह सकता था। उसके बाद दर्द सीमा से अधिक हो गया जिससे वो मरोड़ने लगा। सौभाग्य से लिन नी ने उसे समय पर दबा दिया। अगले दिन वांग लू ने चैलेंज मोड के लिए रजिस्टर कराया। हालांकि रजिस्टर करने वाले व्यक्ति ने इनकार कर दिया क्योंकि उनके साथ कोई टीम लीडर नहीं था। हालांकि उसने यहां तलवार के 5वें बुजुर्ग के संकेत का इस्तेमाल किया। वह कुछ नहीं कर सका, इसलिए उसने उसके लिए एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया। उसके बाद वांग लू ने लिन्नी और वेन बाओ के साथ रियूनियन किया और तीनों एक साथ चले गए। बादल पर 3 बुजुर्ग 7वें बुजुर्ग के लौटने का इंतजार कर रहे थे। 7वें बुजुर्ग की ये यात्रा अपने रिश्तेदारों को खोजने के लिए थी, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई उम्मीद नहीं है। जब चारों बात कर रहे थे तो 7वें बुजुर्ग को महसूस हुआ कि कोई अभी अभी उनके क्षेत्र में आया है। बुजुर्ग ने जांच की और लिन्नी और अन्य लोगों को देखा। वो नाराज हो गया जब उसकी प्यारी बेटी वांग लू के साथ गई। जब तीनों जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में व्यस्त थे तो अचानक वांग लू को इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया गया। वो बाद में बुजुर्गों से मिलने गया, जिस कारण उन्होंने उसे यहां बुलाया था क्योंकि 7वें बुजुर्ग उससे मिलना चाहते थे। वो व्यक्ति जो 3 साल के लिए क्लाउड रोमिंग के बाहर था आज ही लौटा है। वो उसे जानता था क्योंकि वैंग वू टीती ने उसे एक लेटर लिखा था और वह और वू टीती बहुत करीब थे। इसलिए जब वो अपनी शिष्या से मिला तो उसने वैंग लू को कई हाई लेवल आइटम्स दीं। उसके बाद 7वें बुजुर्ग ने अपना हुड हटा दिया, जिससे वांग लू आश्चर्यचकित हो गया और उसने गलती से उसे निगा कह दिया। उसने खुद को आओ ग्वान है के रूप में इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद दोनों लिन नी और वे बाओ से मिलने किंगयुन पीक लौट आए। उसने उन्हें जड़ी बूटियों को स्वतंत्र रूप से इकट्ठा करने की अनुमति दी और उनके लिए सपोर्ट आइटम्स भी लाईं। ये दवा बनाने को ईजी बना देगा और क्वालिटी और एफिशिएंसी को 10 गुना तक बढ़ा देगा। एक अच्छा व्यक्ति इतना भयानक होता है उस रात जब केवल वांग लू और 7वें बुजुर्ग थे। उन्हें वांग वू के लेटर के माध्यम से स्वॉर्डबोन की खेती की सिचुएशन के बारे में पता चला था और उन्होंने उसकी मेरिडियंस को क्लीन करने में मदद करने की ऑफर की थी। उसके बाद ग्वान है ने इंस्पेक्ट करने के लिए इंटरनल विजन का यूज किया। उसके अंदर अब दूसरा सन जैसा था। ये निश्चित रूप से इन्फिनिट इंपीरियल बोन है। अब वांग लू ने पहले चरण को पार कर लिया है जो उसके शरीर में क्यूआई का इंट्रोडक्शन दे रहा है, आकाश और पृथ्वी के सार को अब्जॉर्ब कर रहा है और इसे एक पीले लिक्विड में इकट्ठा कर रहा है। अगले चरण में ग्वान है ने कहा कि उसे इस पीले लिक्विड का यूज मटेरियल के रूप में करना होगा। एक असली स्वॉर्ड बोन बनाने के लिए वैंग लू की करंट स्वॉर्ड बोन को केवल एक नॉर्मल स्वॉर्ड माना जाता है। 7वें बुजुर्ग इसे एक यूनिक, तेज, सख्त और शुद्ध स्वॉर्ड में बदल देंगे। वो उसके लिए एक ऐसी दवा तैयार करेगा जो उसे आधा सक्सेस होने में मदद करेगी। उसके बाद उसने एक पिल निकाली। जैसे ही उसने इसे पिया वांग लू का शरीर उबलने लगा और उसकी 205 हड्डियां चमकने लगीं। लिन्नी भी दूर से इसे महसूस कर सकती थी। जब सब कुछ ठीक हो गया तो वैंग लू ने पूछा कि 7वें बुजुर्ग उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। उसने कहा कि वैंग वू ने उससे पूछा था और वो उसकी बेनिफैक्टर थी। अतीत में उसने उसे दास्ता से मुक्त किया और उसे एक नया नाम दिया, एक नया जीवन। अगले दिन एक बड़ी घटना घटी। ग्रेट डोर के लोग वैंग वू ने जो किया था उसे बेचने के लिए लिंग जियान संप्रदाय आए थे। खबर सुनकर वैंग लू अपनी गुरु से मिलने गया। उसने उस समय लियू शियान को वो सब कुछ बताया जो उसने किया था। वो निश्चित था कि केवल परिवार के लोग ही इस बात पर विश्वास करेंगे, बाहरी लोग नहीं। सब कुछ अभी भी संप्रदाय के नेता द्वारा तय किया जाएगा। जब सब कुछ खत्म हो गया तो वैंग वू चली गई। जब वे फिर से मिले तो वैंग लू ने पूछा कि क्या हुआ था। बात यह है कि जब वो पहाड़ से नीचे गई तो उसे टियानलिंग संप्रदाय का एक संप्रदाय मिला। उसने शुरू में ध्यान नहीं दिया, लेकिन छोटे संप्रदाय ने नश्वर खेती के अमर होने के स्लोगन लगाए और ये स्पष्ट रूप से एक फ्रॉड था। वो क्षेत्र बय्यू राज्य के पास था, लेकिन उन्होंने इसे कंट्रोल नहीं किया और धोखेबाजों को गुणा करने दिया। जब उसने जांच की तो उसे पता चला कि बायू राज्य टियानलिंग संप्रदाय की रेपुटेशन से हिल गया था और ये पता चला कि वे लोगों की लाइफ स्पैन को धोखा दे रहे थे। किंग युआन शुईगोंग लाइफ स्पैन को शक्ति के बदले देने के लिए एक जादुई अभ्यास के अनुसार उसने इसे एक गलत रास्ता माना। ये सच है कि उनका जीवन और मृत्यु उससे संबंधित नहीं थे, लेकिन उस समय वो इतनी गुस्से में थी कि उसने टियानलिंग संप्रदाय के हेडक्वार्टर के एक ग्रुप को गाली दी। कुछ मूर्खों ने बहस की, इसलिए उसने उन्हें उड़ा दिया और इस तरह से बेचा गया। ये कहने के बाद वो चली गई क्योंकि कुछ हुआ था।
इस समय लिन एनएचआई उनसे मिलने आईं। उन्होंने बताया कि एल्डर वैंग वू द्वारा सिखाई गई अनफेटर्ड सोर्ड बोन उनके संप्रदाय की सबसे शक्तिशाली तकनीक है। स्पिरिट ब्लेड सेक्ट के शुरुआती स्वर्णिम युग के दौरान 100 से अधिक शिष्य थे, लेकिन अंत में केवल 10 ही बचे। वांग वू उनमें से एक थीं और उन्होंने अपनी खुद की बनाई हुई तकनीक के बल पर एक बुजुर्ग के रूप में अपनी जगह बनाई। उनकी आध्यात्मिक जड़ एक म्यूटेटेड स्पिरिचुअल रूट थी जिसे बहुत से लोग महत्व नहीं देते थे, लेकिन उनके लगातार प्रयासों के कारण ही वांग वू आज इतनी शक्तिशाली बन पाई हैं। वो हमेशा शराब इसलिए पीती हैं क्योंकि उन्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति को स्पिरिचुअल वाइन से पोषित करने की आवश्यकता होती है। जब बुजुर्गों की एक बैठक में वांग वू पर चर्चा हुई तो उन्होंने इस बात का सबूत पेश किया कि उन्होंने किसी को बदनाम नहीं किया था और जो वो कर रही थीं वो सही था। हालांकि स्काई सेक्ट के व्यक्ति ने इसे स्वीकार नहीं किया। तब संप्रदाय के नेता ने उससे ये साबित करने के लिए कहा कि वांग वू ने उन्हें बदनाम किया था। निश्चित रूप से वो ये खुलासा नहीं कर सकता था कि वो अपनी खेती को बढ़ाने के लिए लोगों की उम्र का उपयोग कर रहा था। सभी बुजुर्ग इस बात पर सहमत थे कि वांग वू ने जो किया वो गलत नहीं था। यदि वो जिद्दी रहा तो स्पिरिट ब्लेड सेक्ट शेंगजिंग सेक्ट का सामना करने के लिए तैयार था। इस बात से वो व्यक्ति क्रोधित हो गया, लेकिन इसी समय वांग वू ने प्रवेश किया। विवाद को सुलझाने के लिए उन्होंने द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव रखा। जो भी जीतता वही सही होता। दोनों फिर मैदान में उतर गए। नीचे वांग लू ने सट्टेबाजी का एक रिंग शुरू किया। उस व्यक्ति ने धरती से हमला शुरू किया। वांग वू ने उसे एक बांस की टहनी से रोक दिया और उस पर खड़ी हो गईं। उसने उनकी दृष्टि को बाधित करने के लिए धूल उड़ाना जारी रखा और फिर पीछे से हमला किया। वांग वू ने खुद का बचाव करने में कामयाबी हासिल की, जिससे उनकी बांस की टहनी टूट गई। उसकी जीत के क्षण में उन्होंने एक और बांस की टहनी बुलाई। उस व्यक्ति ने अपनी तकनीक से उनकी खेती को दबाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे वापस धकेल दिया। दोनों ने चालों का आदान प्रदान जारी रखा। इसे उबाऊ पाते हुए उन्होंने एक ही चाल में उस व्यक्ति को खत्म कर दिया। हालांकि उसने अभी भी हार स्वीकार नहीं की, ये दावा करते हुए कि वांग वू ने उसकी वर्षों की साधना को बर्बाद कर दिया था। लेकिन उन्होंने उसे सिखाया कि दूसरों की उम्र का उपयोग अपनी खुद की खेती के लिए करना कायरों का काम है। उन्होंने उसे सिद्धांतों के बारे में बताना जारी रखा, जिसने उसे प्रबुद्ध किया और उसने अंततः अपनी हार स्वीकार कर ली। उसने जाने से पहले वांग वू को स्पिरिट ट्रेजर स्वॉर्ड उपहार के रूप में दी। अपने रास्ते में उसे एक विपक्षी बुजुर्ग ने रोक दिया। इस बुजुर्ग ने अपमान स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उस व्यक्ति को गधे में बदल दिया। उसके बाद वो स्पिरिट ब्लेड सेक्ट के बारे में खुफिया रिपोर्ट पढ़ने के लिए एक मंदिर में गया। पढ़ने के बाद उसने अपने लोगों को स्पिरिट ब्लेड सेक्ट के सदस्यों को पकड़ने के लिए भेजा। इस बीच संप्रदाय के नेता जो लियू शियान के साथ थे, उन्हें विपक्षी संप्रदाय के प्रमुख से एक पत्र मिला। वे मामले को चुपचाप सुलझाना चाहते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि संप्रदाय के नेता इस मामले को आसानी से जाने नहीं देंगे। वो इस अवसर का उपयोग उन शिष्यों को प्रशिक्षण के लिए बाहर भेजने के लिए करना चाहते थे जो 10 साल से संप्रदाय में थे, और साथ ही उन विरोधियों से निपटने के लिए भी। लियू शियान को चिंता थी कि वे इसे संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन संप्रदाय के नेता को विश्वास था। जहां तक 2 विरोधियों की बात है, उन्होंने 3 प्रिंसेस को निशाना बनाया जो अपनी यात्रा शुरू कर रहे थे। हालांकि जब उन्होंने वांगलू को भागते हुए देखा तो उन्होंने उसे पकड़ने का फैसला किया, लेकिन जब वे जंगल में भागे तो वांगलू ने उन पर हमला कर दिया। उसके बाद वांगलू युन फैन से मिलने गया। दोनों विरोधियों ने असफल होने पर अपने संप्रदाय के नेता को रिपोर्ट किया। उसे एहसास हुआ कि उसने स्थिति को कम करके आंका था और उसने खुद स्पिरिट ब्लेड सेक्ट का दौरा करने का फैसला किया। वांगलू के लौटने के बाद वांग वू ने उसे अनफेटर्ड स्वॉर्ड टेक्निक सिखाई, इस बार महान ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हुए। सबसे पहले उन्होंने उसे सारे दस्तावेजों का अध्ययन करने को कहा। उसने 10 दिनों में ये काम पूरा कर लिया। हालांकि दूसरे चरण के लिए वांग वू ने उसे केवल तलवारबाजी के मूल सिद्धांत सिखाए और मुद्राओं और कौशल के लिए उसे अपने लिए एक अद्वितीय सेट विकसित करना था। ये कहकर वो उड़ गईं, जिससे वो हैरान रह गया। अपने गुरु से कोई उम्मीद न देखकर वो लिन एनएचआई के पास गया और उससे तलवारबाजी सिखाने के लिए कहा। हालांकि उस दिन दुकान बंद थी। निराश होकर वो एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य भोजनालय में गया। खाते खाते वो तलवार की मुद्राओं के बारे में सोचने लगा। ये देखकर कि वो बस बैठा था और कुछ खा नहीं रहा था, रसोइया उसकी थाली साफ करने आया। वांग लू ने माफी मांगी, ये कहते हुए कि वो तलवार तकनीकों के बारे में सोच रहा था। रसोइया ने कहा कि तलवार तकनीक कुछ ऐसी नहीं है जिसके बारे में सोचा जाए, बल्कि इसे अभ्यास में लाना है। रसोइया ने कहा कि ताकत एक जन्मजात प्रतिभा है, लेकिन ज्ञान ज्यादातर संचित अनुभव है और इसे पूरा करने के लिए महान ज्ञान की आवश्यकता होती है। ये सुनकर वांगलू का दिमाग प्रकाशित हो गया। उसने रसोइया को धन्यवाद दिया और उससे तलवारबाजी सिखाने के लिए विनती की। ये सुनकर उसने मना नहीं किया, लेकिन वो केवल उसकी स्पारिंग पार्टनर होगी, न कि उसकी गुरु। वास्तव में वो एक सच्ची तलवारबाज थी जिसने हजारों लड़ाइयों से गुजरी थी। अगले महीने तक वांगलू लगातार रसोइया के साथ तलवारबाजी करता रहा। वांगलू और अन्य शिष्य एल्डर लियू शियान की घोषणा सुनने के लिए एकत्र हुए। उन्होंने कहा कि वे शक्तिशाली शिष्यों का एक समूह बनाने के लिए प्रशिक्षण के लिए बाहर जाएंगे।
उन्होंने एक बहुत लंबा और विस्तृत स्पष्टीकरण दिया, लेकिन संक्षेप में हजारों साल के आलस्य के बाद वे कुछ करने के लिए नश्वर दुनिया में जा रहे थे। वांग लू ने सुना और शाम को घर चला गया। जब वो लौटा तो वैंग वू ने उसे बताया कि वे शिष्यों को इस बार पहाड़ से नीचे भेज रहे हैं ताकि वे नश्वर दुनिया के साथ अपने संबंधों को तोड़ सकें। अमर पथ और नश्वर दुनिया दो पूरी तरह से अलग दुनिया हैं। अपने नश्वर बंधनों को तोड़ना उन जैसे साधकों का भाग्य है, क्योंकि उनकी उम्र सामान्य लोगों की तुलना में बहुत लंबी होती है, इसलिए नश्वर लोगों के साथ संबंध रखना उनके लिए एक बोझ बन जाएगा। ये सुनकर वैंग लू का पहला विचार घर पर अपने माता पिता के बारे में था। शिष्यों को तैयार करने के लिए वांग वू ने उसे सुरक्षा के लिए एक स्पिरिट ट्रेजर स्वॉर्ड दी। जब उसने उसे छुआ तो उसने तलवार का असली रूप देखा, जो लिंग क्यू था। उसने अभी तक उसे अपना मालिक स्वीकार नहीं किया था और वो उसे खुद को योग्य साबित करने के लिए इंतजार कर रही थी। उसके बाद शिष्य जाने से पहले बुजुर्गों को अलविदा कहने लगे। स्पिरिट ब्लेड सेक्ट के नए शिष्यों के लिए नश्वर दुनिया में 1 साल का प्रशिक्षण शुरू हो गया था। वे ट्रैंक्विल विलेज पहुंचे। नए साधकों के लिए ये एक विशाल और अपरिचित जगह थी और प्रशिक्षण मार्गदर्शक को हेवनली बुक द्वारा सावधानीपूर्वक चुना गया था। यात्रा कठिन और चुनौतीपूर्ण होगी, हालांकि वांग लू के लिए वो बस घर जा रहा था। कहानी यहीं समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको सीजन 1 पसंद आया होगा। अगर आप अगला सीजन देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। जिन लोगों ने ये वीडियो आखिर तक देखा है उनके लिए एक सरप्राइज है, कमेंट करना ना भूलें।